हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? एक 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 मिनट दीजिएगा। जी जनाब। सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जैसे हमारी बात हो रही थी कि आज भी हम अपना टॉपिक, आज हमारा रिवीजन डे रखा है। जो हमने टॉपिक हमने डिस्कस किया उसका आज रिवीजन है। और हम रिवीजन करेंगे। और और आज हम अपना रिवीजन डे रखा है हमने। ठीक है, रिवीजन का मकसद ये होता है कि हमने एक टॉपिक कवर किया है, क्योंकि आपको पता है आपकी एसएपी की फर्स्ट प्रैक्टिकल क्लास जो है वो संडे को रखी है। एसएपी की फर्स्ट क्लास जो है हमने वो संडे को रखी है 3 बजे। इसको भी नोट कर लीजिएगा, आपकी जो फर्स्ट एसएपी क्लास है वो संडे वाले दिन 3 बजे है। ठीक है ना? तो उससे पहले वैसे ज़्यादा हमारी कोशिश होती है कि कुछ लोगों ने पहली क्लास को ज्वाइन नहीं किया था, कुछ लोगों ने दूसरी क्लास में ज्वाइन नहीं किया था। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिकली रिवीजन डे रख देते हैं एसएपी क्लास से पहले, ताकि सबका एक रिवाइज हो जाए, ताकि जब वो एसएपी क्लास में जाए तो सब लोग एक एक ही पेज पे हों और सबको अंडर बेसिक टर्मिनोलॉजीज और जो बेसिक स्किल्स हमने देखी थी एसएपी को स्टार्ट करने से पहले, वो सब उससे अवेयर हों। ठीक है ना? तो क्योंकि जब ये हमने सेशन किया था तो आपको पता था कि हमने इसमें मुख्तलिफ चीज़ें देखी थी। और वो सारी चीज़ें एसएपी को स्टार्ट करने से पहले पता होता है, तो फिर वहाँ पे आपको फिर मुश्किल नहीं होती, वरना तो जाहिर सी बात है वो मुख्तलिफ प्रॉब्लम आ रही होती, मुख्तलिफ चीज़ें आ रही होती। ठीक है। अच्छा, आज भी हमारे बीच कुछ डेमो पार्टिसिपेंट आएंगे। वैसे आज हमारा लास्ट डे है जो हमारे इनटेक लेने का, वन आज के बाद हमारे एडमिशन भी क्लोज हो जाएंगे। आज के बाद हम फिर एडमिशन नहीं लेते, जो भी लोग होते हैं फिर वो हमारी क्लास के ही होते हैं। फिर हम नया एडमिशन नहीं लेते। ठीक है ना? क्योंकि आज भी कुछ डेमो पार्टिसिपेंट होंगे, कुछ न्यू कमर्स होंगे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपना नाम व्हाट्सएप नंबर ब्रैकेट में जरूर टाइप कर दें। नाम व्हाट्सएप नंबर चैट बॉक्स में जरूर टाइप करें, ताकि आपको इस सेशन की रिकॉर्डिंग हैंड आउट मटेरियल उस पर व्हाट्सएप कर दी जाए। ठीक है ना? क्योंकि वैसे अगर अभी डेटा कंपाइल नहीं हुआ होता, तो कुछ डेटा होता है जो आपका जो कंपाइल नहीं हुआ होता, तो उनको फिर रिकॉर्डिंग मिलने में मुश्किल होती। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट अपना नाम व्हाट्सएप नंबर चैट बॉक्स में टाइप कर दें, ताकि आपको इस सेशन की रिकॉर्डिंग हैंड आउट मटेरियल इस क्लास के बाद शेयर कर दी जाए। अच्छा, आवाज नहीं अभी करते हैं। ठीक है। एक मिनट दीजिएगा, मैं आपका वो असल में एक्चुअली मैं सेशन को ऑन कर रहा हूँ एसएपी के। अच्छा, आप लोगों में से जो लोग पुराने हैं, चाहे जिनको डेमो की रिकॉर्डिंग मिल रही है या सॉरी रिकॉर्डिंग मिल रही है वगैरह जो भी है, आप लोग अपना नाम व्हाट्सएप नंबर जरूर मेंशन किया करें। क्योंकि बाद दफा फिर ऐसा होता है कि हमारे डेटा आपका मिस हो जाता है, तो फिर आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। एक दो क्लासेस में हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो एडमिशन क्लोज हो जाते हैं, हमारे पास डेटा कंपाइल हो जाता है, तो फिर उनको ये होता है कि प्रॉब्लम नहीं होती। जी। एसएपी क्लास जो है वो संडे वाले दिन, यानी कमिंग संडे, डे आफ्टर टुमारो जो है संडे, इसमें इंशाल्लाह फर्स्ट एसएपी क्लास डिलीवर होगी 3 बजे। ठीक है? हफ्ते को संडे वाले दिन 3 बजे एसएपी की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी। ठीक है? ठीक है, डे आफ्टर टुमारो जो संडे है आपका, परसों, उस पर आपकी फर्स्ट एसएपी क्लास होगी। ठीक है? अच्छा, चले अब मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। देखिए, आप में से कुछ जो दो तीन डेमो पार्टिसिपेंट आ जाएं, तो उनको भी थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चलूँ। देखिए, हम ये जो आपको ट्रेनिंग करा रहे हैं, ये आपको पता है कि इस ट्रेनिंग के अंदर 4 कोर्सेज है, इस सर्टिफिकेशन के अंदर 4 कोर्सेज है। एक आपका जो जो यानी इसमें एक एसएपी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है जो आपकी संडे से स्टार्ट होगी। एक एसएपी कॉर्पोरेट स्किल्स है, जिसका सेशन आज आपका हो रहा है। कॉर्पोरेट स्किल्स में बेसिकली हम लॉजिक, टेक्निक, कॉन्सेप्ट और
एसेट के प्रोसीजर्स वगैरह ये देखते हैं कि एसेट काम कैसे, एसएपी काम कैसे करता है, ठीक है ना। एसएपी की लॉजिक, टेक्निक, इससे कॉन्सेप्ट, एसएपी का इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, ये सब हम इसमें देखते हैं। और फिर प्रैक्टिकली इसको कैसे अप्लाई करना है वो आपको संडे वाले दिन इंशाल्लाह एसएपी के ट्रेनिंग कराते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हमारे दूसरे तीसरे कोर्सेज हैं उसमें आप टैक्सेशन को देखते हैं। चौथा जो एरिया हमारा उसमें कंप्यूटर अकाउंटिंग से पीएचडी, क्विक बुक टैली और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 शामिल है। तो बेसिकली इस ट्रेनिंग के अंदर चार कोर्सेज है जो आपको एक पूरी सर्टिफिकेशन के अंदर ही कराया जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, आज जो क्लास है आपकी एसएपी कॉर्पोरेट स्किल की क्लास है, क्योंकि आज हमने रिवीजन डे रखा है, आज मैं स्टार्ट से रिवाइज करूंगा। तो आप लोगों को बताता चलूं थे कि हमने इस पे स्टार्ट में डिस्कस किया था कि एक कंपनी के अंदर जैसे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते हैं ना, तो इस तरह आपके सामने एसएपी की स्क्रीन नजर आ रही होगी। एसएपी के अंदर ही मल्टीपल डिपार्टमेंट नजर आता है, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा जो मेजर तीन एरिया है, जैसे लॉजिस्टिक है, अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स। अच्छा, जो बाकी दूसरी चीज है ना वो भी एक इसी से रिलेटेड है, मगर वो एक सपोर्टिव एरिया के तौर पे काम करते हैं। जो मेन मॉड्यूल्स है वो आपके ये लॉजिस्टिक, अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स। अच्छा, अकाउंटिंग तो पूरा इटसेल्फ एक पूरा अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर पूरा ह्यूमन रिसोर्स जिसे सक्सेस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। और ये जो लॉजिस्टिक है इसके अंदर फिर आपके दूसरे कंपनी के ऑपरेशन है। जी एक सेकंड, आप साहब में देख लो। हाँ, आफरीदी साहब, ये जितने हमारे पास सऊदीया और दुबई से जितने लोग हमारे पास, अक्सर लोग आते हैं सऊदीया, दुबई, ओमान, और कुछ दोस्त एक तो कतर से भी सेशन लेते हैं, तो उन वहाँ पे कुछ जगहों पे दुबई और सऊदीया में तो 100% ये इश्यूज आ रहे होते हैं कि उन लोगों के ये सेशन होते हैं संडे को, फुल वर्किंग डे होता है, ठीक है ना। तो वो लोग फिर, उनका दो ही ऑप्शन होते हैं, जाहिर सी बात है, वो ये रूटीन के जो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे वाले सेशन है ये क्लासेस लेंगे, यानी जो ऑनलाइन टाइमली क्लासेस हो रही है, लाइव क्लासेस लेंगे। और जो एसएपी क्लास है वो उसकी रिकॉर्डिंग होनी पड़ेगी, उनको उनको रिकॉर्डिंग से उसका काम करना पड़ेगा। अगर आप ऑफिस में कन्वीनियंट है, वैसे तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में तो फिर भी मैनेज हो जाता है, वहाँ शायद इतना आसानी से मैनेज नहीं हो पाए, मगर अगर आप पॉसिबल हो तो आप वहाँ ऑनलाइन भी सेशन ले सकते हैं। वैसे तो ये तो ऑनलाइन सेशन होगा, मगर अगर नहीं है तो फिर आपको रिकॉर्डिंग से करना पड़ेगा। और एक और मैं आपको सजेशन दूंगा, आप हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की सिचुएशन से गुजरते हैं, तो फिर वो आप अरशद कैनी साहब है हमारा, तो वो अरशद कैनी साहब है जो हमारे एडमिन, यानी जो एडमिन एडमिन सीईओ है, वो आप उनसे कांटेक्ट करिएगा, वो आपको इसके ऊपर फर्दर वो कोई वे अराउंड निकाल देंगे, ठीक है ना। कोई कोई वो क्लास का या किसी चीज का अरेंज कर देंगे, तो आप वो मैनेज कर लेंगे, ठीक है ना। टाइमिंग को देख लेंगे, कोई कस्टमाइज कुछ इस तरह सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, तो आप अरशद कैनी साहब से बात करिएगा, वो आपको एक कोई वे अराउंड निकाल देंगे, ठीक है। अब ये उनका नंबर भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। अच्छा, ये देखिए आपके पास यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था आपको लॉजिस्टिक नजर आएगा। लॉजिस्टिक के अंदर आपको ये कंपनी के पूरे ऑपरेशंस जो है वो इधर से ऑपरेट होते हैं, ठीक है ना। इसमें मटेरियल मैनेजमेंट है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। मटेरियल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, इसके अंदर आपको परचेजिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट नजर आती है। फिर आपको यहाँ पे परचेजिंग के सारा मॉडल, और फिर यहाँ पे आप सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, क्वालिटी मैनेजमेंट, और ये सारी सर्विसेज यहाँ से ऑपरेट होती है, ठीक है। हमारा जो एरिया हम बात करते हैं अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, FICO, यानी हम जिस एरिया में काम करते हैं वो है FICO, फाइनेंस कंट्रोलिंग एंड कॉस्टिंग, ठीक है। फाइनेंस कंट्रोलिंग एंड कॉस्टिंग। अच्छा, ये जो फाइनेंस कंट्रोलिंग एंड कॉस्टिंग है, बेसिकली ये पूरा एक अकाउंटिंग मॉड्यूल है, ठीक है। अकाउंट डिपार्टमेंट में जैसे मल्टीपल एरियाज होते हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट काम करते हैं, सब मॉड्यूल काम करते हैं किसी भी अकाउंट डिपार्टमेंट में, इसी तरह ये आपका अकाउंटिंग मॉड्यूल काम करता है, ठीक है ना। इसी तरह ये अकाउंटिंग मॉड्यूल काम करता है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो जिस तरह एक कंपनी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते हैं, सब मॉड्यूल होते हैं अकाउंटिंग के अंदर, पेबल, रिसीवर, टैक्सेशन, ऑडिट वगैरह, ये सारी चीजें होती है। इसी तरह यहाँ पे ये इस मॉड्यूल के अंदर फंक्शनैलिटी बताई गई है, ठीक है। और एफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से एब्रीविएट किया गया है, ठीक है ना, यानी FICO है। FI का मतलब है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, CO यानी कंट्रोलिंग और सेंट्रल फाइनेंस, बेसिकली इस तरह ये हमारा पास ऑपरेट होता है सिस्टम। अच्छा, FI की अगर हम बात करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा पहला टॉपिक है जिसके ऊपर हमने काम करना है। मैंने आपको बताया भी था कि हम क्या करते हैं, हम बेसिकली इन चीजों को थोड़ा सा ये आपकी फर्स्ट क्लास है, ठीक है ना।
ये फर्स्ट क्लास है, मैंने बताया था, आप क्लास भी है, फिर अगर क्लास के बाद अगर आप जो डेमो पार्टिसिपेंट उनको फिर मैं एक ओवरव्यू दूंगा, डेमो दूंगा। ये हम एक्चुअली फर्स्ट क्लास डिलीवर कर रहे हैं। आज हम फर्स्ट क्लास भी डिलीवर करेंगे, जो रिवीजन डे है। तो हम फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जो हमने ऑलरेडी दे चुके हैं रिवीजन डे, और क्लास के बाद इंशाल्लाह मैं ओवरव्यू दूंगा, ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा, डेमो दूंगा, ठीक है ना। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा। अच्छा, अब ये हमारे पास 5 मॉड्यूल है यहाँ पे: जनरल लेजर, रिसीवेबल, पेबल, बैंक और फिक्स एसेट। अच्छा, मैंने एक क्विक, एक शॉर्ट आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है, इसका: जनरल लेजर, रिसीवेबल, पेबल, बैंक, फिक्स एसेट। फिर हमने एक मॉड्यूल पिक करना है, पेबल, अकाउंट्स पेबल, ठीक है। देखिए, अकाउंट्स पेबल आपको पता है, जो आपकी कंपनी की लाइबिलिटी है, वो सारी, हर किस्म की लाइबिलिटी जो है वो अकाउंट्स पेबल मॉड्यूल में रिकॉर्ड होती है, ठीक है ना। बड़े सिंपल सी बात है, जो जब कंपनी की जो लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगी, लाइबिलिटी जितनी भी किस्म की लाइबिलिटी होगी वो आपकी यहाँ पे होगी। अभी कितनी किस्म की होगी, क्या होगी, अब इस पर डिस्कशन करना है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर मैं आपको दोबारा से लाइबिलिटी पे हम बात करते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह एक आपका रिसीवेबल है। रिसीवेबल से आपको पता है, अकाउंट्स रिसीवेबल जो है आपकी सेल्स होती है, सेल्स की आपकी ट्रांजेक्शन्स होती है, और आपका रिसीवेबल जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। अगर देखा जाए तो इसके अंदर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक पूरा प्रोसेस होता है। डिलीवरी, परचेज, सेल ऑर्डर होता है, डिलीवरी चार्ज होती है, डिलीवरी के बाद सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होता है, उसका एक रन चलता है, जिसके बाद वो अकाउंट रिसीवेबल मॉड्यूल में इनवॉइसेस रिसीव हिट करना शुरू हो जाती है। पार्क और पोस्टिंग का इसके अंदर कॉन्सेप्ट है। जब ट्रांजैक्शन सेफ होती है वो पार्किंग में कहलाती है, और फिर एक ट्रांजैक्शन जब वो पोस्ट हो जाती है जीएल के अंदर, तो वो आपका पोस्टिंग का प्रोसेस कहलाता है। इसके अंदर एसएपी वालों ने इसको दो प्रोसेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है: पार्क एंड पोस्ट। ये इसी तरह समझ लें कि अगर आप में से कोई बैंकिंग के अंदर काम कर चुका है, या किसी ने बैंकिंग के कॉन्सेप्ट देखा हो, या बैंकिंग के ऊपर काम किया, तो आपने देखा होगा अक्सर आप जब बैंक में जाते हैं तो एक बंदा पहले वो ट्रांजेक्शन करता है, और फिर उसको वो अपने दूसरे सीनियर को कहता है, या किसी और सीट से बैठा हुआ, एक और सीट पे बैठा हुआ बंदा होता है, या कोई और सीनियर होता है, या कोई एक पोजीशन पे होता है, यानी अदर देन एक यानी जो जिसने टास्क परफॉर्म किया होता है पहला, अदर देन दिस पर्सन, वो किसी और को रिक्वेस्ट करेगा कि ट्रांजैक्शन को अथोराइज करो, ठीक है। वहां पे एक लफ्ज यूज किया जाता है, इसको कहते हैं अथोराइज। बेसिकली ये जो एसएपी के अंदर पार्क और पोस्टिंग है, ये वही अथोराइजेशन से निकला है। यानी एक बंदा पहले वो ट्रांजैक्शन सेव करता है और दूसरा उसको अथोराइज करके पोस्ट कर देता है। बेसिकली एक कंट्रोल बनाया गया है, एसएपी वालों ने एक कंट्रोल दिया गया है, ताकि ट्रांजैक्शन को फर्स्ट इंस्टेंट में, पहली दफा में ही सही और बिल्कुल एग्जैक्ट हिट किया जाए जीएल के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि एसएपी की अपनी कुछ कंट्रोल्स हैं, अपने प्रोसीजर हैं। जैसे इसमें सबसे अच्छा जो प्रोसीजर है, वो जो मुझे पर्सनली लगता है कि इसके अंदर डिलीट का ऑप्शन नहीं है। यानी पूरे एसएपी के अंदर आपको कोई चीज डिलीट होती हुई नजर नहीं आएगी। यानी अगर एक डेटा अगर इंसर्ट हो गया, तो आप अब उसको डिलीट नहीं कर सकते जिंदगी भर। आप उसका रिवीजन, रिवर्सल डाल सकते हैं, रिवर्सल बना सकते हैं, एडजस्टमेंट बना सकते हैं, कोई काउंटर डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, कभी आप डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑडिट इसके इस ये डिलीट ना होने की वजह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक चीज डिलीट नहीं होगी, तो उसके ऑडिट ट्रेल्स वगैरह जो निकलेंगे कितने जबरदस्त निकलेंगे, शानदार, ठीक है। यानी अगर एक कंपनी के अंदर एसएपी चल रहा है, तो वो कुछ भी कर ले, वो ट्रांजैक्शन की आपको एक पूरी ट्रेल निकलेगी, ठीक है ना। पूरी ट्रांजैक्शन की साइकिल पता चलेगी, पूरी ट्रेल पता चलेगी। तो ये वन ऑफ द फीचर है, मगर ये इसलिए डिजाइन किया गया, मगर ये है तो फीचर तो है, मगर जाहिर सी बात है, अगेन प्रॉब्लमेटिक भी है कि अगर किसी ने गलत एंट्री कर दी, किसी ने गलत काम कर दिया, या क्योंकि हिस्ट्री डेवलप हो जाती है, हिस्ट्री बिल्डअप हो जाती है, सारी चीजें फिर उसी तरह रिफ्लेक्ट करती है। और ईआरपी के अंदर अगेन बहुत सारे बेनिफिट है, करोड़ों बेनिफिट है, मगर कुछ जो नुकसान तो नहीं है। अगेन हम जो ईआरपी के अंदर जाहिर सी बात है, आपको पता है, कुछ यानी फायदे ही फायदे हैं, मगर कुछ लोग उसको नुकसान इस सेंस पे कहते हैं कि अगर एक ट्रांजेक्शन एक जगह रिफ्लेक्ट कर गई, तो वो उसका जो इम्पैक्ट है वो हर ट्रांजेक्शन पे जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए पहले कोशिश ये आती है कि वो पहले फर्स्ट गो में ही सही रिफ्लेक्ट हो, ठीक है ना। तो एक और मॉड्यूल होता है जिसको हम कहते हैं फिक्स एसेट। फिक्स एसेट के अंदर हम एसेट की एक्विजिशन, परचेजिंग, यानी डिस्पोजल, सेल, सोल्ड जो करते हैं आप एसेट को, उसकी डेप्रिसिएशन या एमोर्टाइजेशन वगैरह, जो भी एसेट से रिलेटेड टास्क होंगे वो आपने फिक्स एसेट रजिस्टर में करने हैं। और फिर बैंक आता है आपका। बैंक के अंदर आप
डिस्कशन जो होती है बैंक के अंदर, आप जितनी पेमेंट रिसीव होती है या पेमेंट आप किसी वेंडर को करते हैं, वो आपका बैंक मॉड्यूल में आता है। बैंकिंग के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप जो पेमेंट रिसीव करते हैं, जब आप पेमेंट रिसीव करते हैं तो उसको क्या डॉक्यूमेंट का नाम क्या देते हैं, जब आप पेमेंट रिसीव करेंगे तो क्या कहते हैं उसको, किस डॉक्यूमेंट से इन करते हैं उसको, कि मैंने आपको ना बताया भी था कि एसएपी की उसमें क्या कहते हैं। जब आप ट्रांजैक्शन को यानी आप एसएपी के अंदर कोई पैसा रिसीव करते हैं, तो कौन सा डॉक्यूमेंट बनता है, जल्दी बताएं आज आप लोग। यस एग्जैक्टली। आज समझे आप, जो हमारे वो पुराने स्टूडेंट हैं उनका, यानी पुराने का मतलब ये जो मंडे और वेडनेसडे की जिन्होंने क्लास दिया, उनका एक तरीके से शॉर्ट क्विज भी है, ठीक है ना। हाँ, इनपुट, इनकमिंग, ठीक है ना, इनकमिंग इनपुट, ये आपके दो नाम है, ठीक है ना। इनकमिंग भी कहते हैं, इनपुट भी कहते हैं। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको इनकमिंग नजर आएगा, इनपुट नजर आएगा, ठीक है। आप इनकमिंग भी कहते हैं, कुछ लोग इनपुट भी कहते हैं, आप डॉक्यूमेंट के नेम आप अपने हिसाब से अमेंडमेंट कर सकते हैं। अच्छा, और जो आप किसी को पेमेंट करते हैं, ठीक है, आप जो पेमेंट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, आप जब पेमेंट करते हैं तो क्या होता है वो, आउट गोइंग, एग्जैक्टली। वो आउट गोइंग, यानी एसएपी के अंदर जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो आपको आउट गोइंग के नाम से नजर आएगा, ठीक है। इनपुट, अच्छा, इनपुट से लोग अक्सर क्या होता है कि, वैसे तो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो जो लोग काम कर रहे हो तो उन्हें आइडिया होगा कि इनपुट का नाम लेते ही सबके दिमाग में आता है टैक्स, ठीक है, सेल टैक्स के हवाले। मगर ये सेल टैक्स की बात नहीं हो रही, ये इनपुट्स की बात हो रही है, इनपुट की बात हो रही है। और क्या कहते हैं, और इनपुट आपका ही हो जाता है। अच्छा, एक और मॉड्यूल है जिसको हम कहते हैं जर्नल लेजर। जर्नल लेजर से मतलब क्या है, ठीक है, ये आफरीदी साहब, अरशद बाखर सबके लिए कह रहा हूँ कि अरशद साहब का नंबर है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसका ये जिसको रिकॉर्डिंग वगैरह चाहिए, किसी भी किस्म की कांटेक्ट कर रहे हैं, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक होता है जर्नल लेजर। बेसिकली जर्नल लेजर जो ना, ये आपका मेन हब है, मेन आपका एसएपी मेन जो है ना, आप कहते हैं ना, यानी यानी एक हब है, हेड ऑफिस है, या आपका जो मेन सेंटर पॉइंट ऑफ एसएपी है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, वो जीएल है, ठीक है, जर्नल लेजर, ठीक है ना। अच्छा, तो ये जो है सेंट्रल पॉइंट, हब, हेड ऑफिस से क्या मतलब, मैंने मैंने क्यों नाम दिया, देखो एसएपी के अंदर कोई भी किसी भी किस्म का फाइनेंशियल टास्क हो, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछता हूँ कि स्टोर मटेरियल रिसीव कर रहा है, अब ये कौन से मॉड्यूल में होगा, ये जो मॉड्यूल है ये कहलाएगा स्टोर का मॉड्यूल, कहलाया जाएगा ये, यानी मटेरियल मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मॉड्यूल कहलाएगा। ये इस जगह पे एंट्री होगी, यानी जो डॉक्यूमेंट बनेगा वो इस जगह पे बनेगा, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट बनेगा वो इस जगह पे बनेगा, यानी मटेरियल जो रिसीव होगा वो मटेरियल का डॉक्यूमेंट इस जगह बनेगा, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट इधर बनेगा, ठीक है। मगर जब डॉक्यूमेंट इधर बनेगा, ठीक है, मगर जो इसकी फाइनेंशियल इम्पैक्ट है ना, वो आप कहाँ पे देखेंगे, जर्नल लेजर पर। इसका जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है ना, यानी जब डेबिट क्रेडिट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन, वो उसकी रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगी, जर्नल लेजर मॉड्यूल पे। यानी इस पूरे एसएपी, आपके सामने एक पूरी स्क्रीन नजर आ रही है, इसको मैं एसएपी 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 कह रहा हूँ। इस पूरे मॉड्यूल पे, चाहे पेरोल पे काम हो, प्रोडक्शन में काम हो, सेल्स में काम हो, क्वालिटी में काम हो, किसी भी मॉड्यूल में काम हो, इवन ये अकाउंट पेबल में काम हो, बैंक में काम हो, फिक्स एसेट में काम हो, इस पूरे एसएपी में जब भी कोई डॉक्यूमेंट बनेगा तो वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की शक्ल होगी। जो उसकी इम्पैक्ट है ना, जीएल के ऊपर जो है इम्पैक्ट है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जो इम्पैक्ट है, वो किसके अंदर पड़ता है, वो रिफ्लेक्ट होता है जीएल के अंदर, वो रिफ्लेक्ट होता है जीएल के अंदर। ये मैं बड़े आसान यानी पता नहीं कि आप इसको किस तरह समझे, मगर मैं बड़ा आसानी से एक सबको एग्जाम्पल ही समझाता हूँ, जो भी यहाँ पे सेशन लेने आते हैं। इसका एग्जाम्पल बड़ी अच्छी तरीके से मैं, यानी जो मेरी नज़र में, वो इस तरह से है कि मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे ये टाइप कर रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि इस ये जो ट्रांजैक्शन यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट करा दूं,
ठीक है, अब देखिए जीरो आ रहा है यहाँ पे। अब अगर फर्क करें यहाँ पे मैं 89745 लिखता हूँ, तो देखिए यहाँ पे भी 8947, यानी एक्चुअली काम तो उधर हुआ मगर रिफ्लेक्शन कहाँ पे हुई है, इस जगह पे हुई है। बेसिकली ये इसका एक कॉन्सेप्ट है, यानी इस तरह, यानी एक एक चीज का इम्पैक्ट दूसरी स्क्रीन पे नजर आया। अब यहाँ पे जो है ना वो डॉक्यूमेंट बन रहा होता है, मगर जो जर्नल लेजर हिट करता है वो आपका इस पॉइंट पे आके हिट करता है, ठीक है। ये इसी तरह एसएपी के अंदर एग्जैक्टली काम करता है कि मेन मॉड्यूल पे जो काम किया है ना इसने इसने मेन मॉड्यूल के ऊपर काम किया है, वो इन दूसरे मॉड्यूल के ऊपर काम किया है, ठीक है, लॉजिस्टिक मॉड्यूल के ऊपर या किसी और मॉड्यूल के ऊपर। मगर जो इसका डेबिट क्रेडिट है वो कहाँ पे हिट हुआ, जीएल के अंदर, क्योंकि जीएल के अंदर ही डेटा होता है और बाकी जगह पे कुछ फाइनेंशियल डेटा होता ही नहीं है। यानी जो आपका फाइनेंस का डी यानी चार्ट ऑफ अकाउंट है, यानी अगर इसकी टेक्निकल टर्म यूज किया, जो आपका चार्ट ऑफ अकाउंट है वो कहाँ पे होता है, जर्नल लेजर के अंदर। और जर्नल लेजर जो होता है वो कहाँ पे होता है, वो जीएल के अंदर होता है। ठीक है ना, चार्ट अकाउंट होता ही जा रहा, तो हर एंट्री, जितनी भी एंट्री है, यानी आप किसी भी किस्म की एंट्री बनाए, रिसीव कर रहे हैं, पे पेमेंट कर रहे हैं, रिसीवेबल बुक कर रहे हैं, लायबिलिटी बुक कर रहे हैं, फिक्स एसेट बुक कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन बुक कर रहे हैं, कॉस्टिंग का कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इसके अलावा किसी भी किस्म की कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इन्वेंट्री रिसीव कर रहे हैं, इन्वेंट्री ट्रांसफर कर रहे हैं, इन्वेंट्री की मूवमेंट कर रहे हैं, वो सब की सब रिफ्लेक्ट कहाँ होगी, जीएल के अंदर। अच्छा देखिए, अब हमने जैसा आपको बताया कि इन सारे मॉड्यूल को एक एक करके हमने डिस्कस करना है। अब हम जैसे काम कर रहे हैं तो हम इन सारे मॉड्यूल को एक एक करके डिस्कस करेंगे। हम जो सबसे पहला मॉड्यूल उठाते हैं उसका नाम है अकाउंट्स पेबल। हम जब पहला मॉड्यूल की बात करते हैं वो क्या है, अकाउंट्स पेबल। ठीक है, अकाउंट्स पेबल मॉड्यूल। देखो, एसएपी के अंदर अकाउंट्स पेबल कैसे काम करता है, उसमें सबसे पहले आपको जो समझना पड़ता है वो समझना पड़ता है अकाउंट पेबल होते कितने किस्म के। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप जब तक ये समझोगे नहीं, देखो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे, मुझे पता आप सारे क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, ठीक है ना, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, ठीक है, जो सेशन लेने आए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप में से किसी को पता नहीं है कि लाइबिलिटी क्या होती है और लाइबिलिटी कितने किस्म की होती है। मगर यहाँ पे जब बात हो रही है वो बात हो रही है टोटली इन लाइन विथ एसएपी। ठीक है ना, हमारा जो टारगेट है, यानी हम जिस ट्रैक पे चल रहे हैं वो सिर्फ एसएपी की तरफ है, ना हमने किसी स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, ना हमने किसी रेगुलेटरी बॉडी को फॉलो करना है, ना हमने किसी और अथॉरिटी को फॉलो करना है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएपी के ऊपर, ठीक है, यानी हम एसएपी के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं। अच्छा, अब आपका अगली फौरन दिमाग में सवाल आ जाएगा, सर एसएपी अगर क्या क्या कॉन्ट्रडिक्ट करता है स्टैंडर्ड से, क्या एसएपी कॉन्ट्रडिक्ट करता है स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी से? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ऐसे एसएपी के अंदर जितने प्रोसीजर डिजाइन किए हैं, जितने यानी स्ट्रक्चर डिजाइन किए हैं, वो इन्हीं को देखते हुए डिजाइन किए हैं, ठीक है ना। मगर इस वक्त जो हमारा फोकस है वो सिर्फ एसएपी है, ठीक है ना। अब हम एसएपी को देखेंगे तो एसएपी उन्हीं चीजों को दिमाग में रखते हुए डिजाइन हुआ है और उन्हीं चीजों को दिमाग में रखते हुए हमें ट्रैक के ऊपर लेके जाएगा। यानी इसको आप इस तरह समझ लें कि आपने यहाँ से, यानी कराची से आपने लाहौर जाना है, आपने कराची से लाहौर जाना है, ठीक है। अब आपको बाय ट्रेन जाना है कराची से लाहौर। अब वो ट्रेन वाला कह रहा है मैं आपको लाहौर पहुंचा दूंगा और 12 घंटे में पहुंचा दूंगा, मगर ट्रैक मैं अपना खुद फॉलो करूंगा। अब वो डायरेक्ट जिस ट्रैक पर ट्रेन चल रही है उसी पे चलेगी। आपकी डेस्टिनेशन है लाहौर, ठीक है, और पहुंचाएगा भी वो 12 घंटे के अंदर। तो कहने का मकसद है एसएपी भी उन सारे लॉ को फॉलो करेगा, लोकल लॉ को भी फॉलो करेगा, इंटरनेशनल लॉ को भी फॉलो करेगा, स्टैंडर्ड को भी फॉलो करेगा, हर चीज फॉलो करेगा और आपका टारगेट भी अचीव करेगा। मगर चलना आपने एसएपी की ट्रैक के ऊपर है, ठीक है ना, आपने चलना एसएपी की ट्रैक के ऊपर। अच्छा, अब वो ट्रैक समझने के लिए आप इसको देखिएगा कि आप एसएपी की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। अगेन टारगेट ये होना चाहिए, अब आपका अगेन टारगेट ये होना चाहिए कि ट्रैक पे चलते हुए हम कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की वॉलेशन ना करें, कंपनी के किसी एसओपी प्रोसीजर की वॉलेशन ना करें। देखें, जिस तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है या आपके कंपनी के जैसे पाकिस्तान के अंदर एससीसीपी के प्रोसीजर्स हैं,
या इनकम टैक्स या एफबीआर वालों के रूल्स रेगुलेशंस हैं, ठीक है, जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं। इसी तरह एक कंपनी के अपने इंटरनल प्रोसीजर्स भी होते हैं। मिसाल के तौर पे क्या इंटरनल प्रोसीजर से क्या मतलब है, यानी जिसको हम एसओपी कहते हैं या कंट्रोल्स कहते हैं। वो क्या होता है, एक कंट्रोल कोई शेयर करना चाहेगा, या चले मैं ही करता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि भाई आप जब भी कोई चीज परचेज करेंगे, यानी परचेज टीम जब भी कोई चीज परचेज करेगी, उस पे जीएम की साइन लेगी। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट को परचेज का जीएम अप्रूव करेगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, फिर जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना ही परचेज कर सकते हैं। या आपने एक और कंट्रोल बना दिया कि आप 15 दिन से ज्यादा की इन्वेंट्री होल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्या है, आपकी कंपनी के प्रोसीजर्स, एसओपीस, कंट्रोल्स। ठीक है ना, आपने इसको भी देखना होता है एसएपी के अंदर। ठीक है, और तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज ईआरपी साइकिल। एसएपी की अपनी साइकिल कैसे काम करती है इसी सिनेरियो में। तो इन तीनों चीजों को दिमाग में रखते हुए आपने इसको लायबिलिटी को समझना है। तो इस तरह अगर आप देखेंगे तो लायबिलिटी की तीन तरह के प्रोसीजर हमने अडॉप्ट करने होते हैं। यानी अगर आप इन तीनों चीजों को दिमाग में रखें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एफबीआर, इनकम टैक्स रूल्स और ये एसएसपी वगैरह की रिक्वायरमेंट, प्लस कंपनी के एसओपीज, कंपनी के प्रोसीजर, कंपनी के कंट्रोल्स, और थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कि आपकी ईआरपी साइकिल कैसे काम करती है। तो ये आप इसमें देखेंगे तीन सिनेरियो, तीन किस्म के सिनेरियो हैं लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं। और वो तीन सिनेरियो क्या है, उसमें सबसे पहले आप लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं, यानी टेंजिबल आइटम और सर्विसेज की करते हैं। और पहला जो आइटम होता है वो कहलाता है स्टोर आइटम। स्टोर्ड स्टोर आइटम यानी वो आइटम, स्टोर आइटम से यानी ये एक जैसे ये कोई बुकिश वर्ड टर्म तो नहीं है, मगर ये इसको मैंने यानी उसको हमने वो ड्राइव किया हुआ है। स्टोर आइटम से यहाँ पे क्या मतलब है, स्टोर आइटम से ये मतलब है कि वो आइटम या वो इन्वेंट्री पार्ट या वो मटेरियल जिसको हम स्टोर में स्टॉक करते हैं, यानी हर वो चीज जिसको हम स्टॉक के अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। कि स्टोर के अंदर क्या जो जो चीज स्टोर में जाती है ना, वो क्या कहलाता है आपका स्टोर आइटम। ठीक है, अच्छा सेकंड जो चीज है वो क्या है आपका नॉन स्टोर आइटम। यानी जो चीज है तो टेंजिबल मटेरियल है, फिजिकल है, टच कर सकते हैं, टेंजिबल चीजें, मगर ये चीज स्टोर में नहीं जाती। अब आप बोलेंगे यार मटेरियल है, इन्वेंट्री है, या कोई टेंजिबल चीज है, ये कैसे हो सकता है स्टोर में ना जाए। तो मैंने इसकी एक एग्जाम्पल दी थी आपको, क्या एग्जाम्पल हो सकती है जल्दी से बताइएगा। जी जनाब, जल्दी से बताइएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, इनमें नॉन स्टोर आइटम, कंज्यूमेबल। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल ली थी बकायदा इसके लिए, फ्यूल, इसके अलावा फिल्टर, फैन, चेयर्स। अब ये जरूरी नहीं है आप इसको एसेट में लेके जाएं, ठीक है, मगर अगर आप मेंटेनेंस आइटम, ठीक है ना, ये सारी क्या चीज होती है आपकी नॉन स्टोर। अच्छा, अब आप जो एक मिस ने सवाल पूछा है कि भाई ये तो आप इस ये लाइबिलिटी में क्यों लेके जा रहे हैं, ये तो करंट एसेट है या इन्वेंट्री का पार्ट है, मटेरियल। तो आप बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इन आइटम की जब ये परचेज करते हैं, जब हम ये परचेज करते हैं तो एक तरफ तो एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है या एसेट रिकॉर्ड होता है, दूसरी तरफ क्या बनते हैं, इसकी लायबिलिटी की एंट्री बनती है ना। ठीक है ना। तो तो लायबिलिटी रिकॉर्ड किन किन आइटम की होती है। ठीक है, मिस बात समझ आई मेरी, बात समझ आ गई ना आपको। ठीक है ना, यानी अगर मैं आपसे पूछूं लायबिलिटी की, आप अब आप मुझे बताएं, क्योंकि मैं चाहता हूं इसको और थोड़ा सा हम पक्का करें कि लायबिलिटी का क्या मतलब है।
आपसे अगर पूछूं लाइबिलिटी की ट्रांजैक्शन बताया मुझे कोई, तो आप क्या बताएंगी? नहीं नहीं नहीं, किस चीज की क्रेडिट पर, चले ठीक है आपकी बात मान लेते ताज आप, किस चीज की क्रेडिट परचेज? फॉर, नहीं, हाँ आइटम क्या, ठीक है आइटम्स हो गया या नॉन आइटम्स हो गया, सर्विसेज हो गया, तो ये आप बताएं। क्या आप, आपका नाम क्या है? मेरे पास डेल लिखा हुआ आ रहा है। जी जनाब। नहीं नहीं, अभी अभी जो अब आउट गोइंग को छोड़ा, अभी जो मैं नुमान साहब मैं बात बात कर रहा हूँ वो बताएं। निसार साहब ये बताएं, लाइबिलिटी से क्या मतलब है? ठीक है, लाइबिलिटी से क्या नाम मतलब है? हाँ पेबल। देखो बिल्कुल आप लोग मजे की बात है कि आप लोग सारे लोग सही बता रहे हैं, ठीक है, मगर मेरा मतलब ये है कि जो आपको पेबल है या उधार आपने लिया है, क्या चीज ली है, या एक कंपनी क्या क्या काम कर सकती है उधार पे? अगर मैं आपसे पूछूं निसार साहब कि उधार पे क्या क्या कर सकते हो भाई, क्या बोलोगे? पर्सनल लाइफ के हिसाब से नहीं बनाना, अभी आप किसी ऑफिस से बैठो, ऑर्गेनाइजेशन में बैठो। हाँ, नहीं कैश कहाँ से आ गया, यानी इन्वेंट्री खरीदी है आपने, ठीक है ना, सर्विसेज लिए बेहतरीन, ये चीज मैं सुनना चाह रहा था, ठीक है, हमने मटेरियल खरीदा, सर्विसेज ली है, ठीक है, रॉ मटेरियल, तो ये इनकी लाइबिलिटी अलग अलग तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं। बात समझ रहे हैं, इन्हीं की लाइबिलिटी हम अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे पूछा मैंने आपसे पूछा भाई स्टोर आइटम से क्या मतलब है, ऊपर किसी ने मुझे कहा पेपर स्टेशनरी वगैरह, भाई देखो बड़ी आसान सी बात है, मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। हर वो आइटम जो स्टॉक किया जाता है वो स्टोर आइटम है। जो स्टॉक में लेके जाया जाता है, जो स्टोर के अंदर लेके जाया जाता है, वो स्टोर आइटम कहलाता है, ठीक है। और जो आइटम आया और डायरेक्ट इस्तेमाल कर दिया, स्टोर वाले की खबर भी नहीं हुई, आया और इस्तेमाल हो गया। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि आपका कंपनी का जनरेटर खराब हो गया, जनरेटर सही करने वाला आया, उसने कहा इसमें फिल्टर लगेगा। अब आप क्या फिल्टर लाके खरीद के पहले स्टोर में लेके जाओगे, डायरेक्ट फिल्टर कहोगे लगा दे भाई, ठीक है, आप बोलोगे लगा दे भाई, फिल्टर लगा दे जल्दी कर, शाबाश जनरेटर ऑन कर, ठीक है, वो आया डायरेक्ट उसने यूज कर लिया। हाँ, अब आपकी बात बिल्कुल मिस इसका मैं जवाब दूंगा। एक चीज नोट करें, पेपर पेंसिल उठाएं और नोट करें, ये एक टिप भी है, एडवाइस भी है, सजेशन भी है, और आपको एक किसी भी कंपनी में जॉब में सेलेक्ट होने का एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। जबरदस्त, बिल्कुल मिस अनिका आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। एक्चुअली बताने का मेरा मकसद ये है जो आपने पकड़ा है, ठीक है, कि स्टोर आइटम एसेट है और नॉन स्टोर आइटम डायरेक्ट एक्सपेंस आउट किए जाते हैं, बिल्कुल जबरदस्त हो गया, ठीक है। एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है जो भी मैंने इसको आगे जाके ही क्लियर करना था, मगर आपने बड़ा अच्छा किया, तो एक यहाँ पे इस पे डिस्कशन की, अच्छा गुड हो गया, गुड हो गया। अच्छा, हाँ अब आपने पेपर पे एक नोट करनी है एक चीज, क्योंकि ये चीज मैं आगे भी जाके बता सकता था, मगर क्योंकि आपने इस बात का जिक्र कर दिया तो मैं आपको बता दूं, एक चीज याद रखिएगा, ईआरपी स्पेशली एसएपी, किसी भी ईआरपी, वैसे तो हर ईआरपी के लिए होगी ये, मगर स्पेशली मैं एसएपी के लिए आपको एक चीज पॉइंट आउट करूंगा, कि हर चीज को पहले आपने लाइबिलिटी के अंदर लेके जाना है, पहले आपने क्या करना है, लाइबिलिटी के अंदर लेके जाना है, डायरेक्ट पे ऑफ नहीं करेंगे, कैश पे नहीं करेंगे पेमेंट, एसएपी के अंदर हम कैश बिल्कुल मना है, हमने करनी ही नहीं है ट्रांजैक्शन, ठीक है, हमने हर चीज को लाइबिलिटी में करना है, ठीक है। अब अगर पैटी कैश है तो वो एक अलग चीज है, मगर पैटी कैश एसएपी, यानी एसएपी इतना पैटी कैश को डिस्करेज करता है, एसएपी के अंदर पैटी कैश को इतना डिस्करेज किया गया है
कि आप इस बात का अंदाजा इस तरह लगाएं कि एसएपी के अंदर सारे मॉड्यूल हैं, पैटी कैश का मॉड्यूल ही नहीं है, पैटी कैश का स्ट्रक्चर ही नहीं दिया गया, कोई स्क्रीन ही नहीं दी गई। हम इसको कहते हैं अपनी टर्मिनोलॉजी में कि हम जुगाड़ लगा लगा के कवर करते हैं पैटी कैश के मॉड्यूल को। पैटी कैश ट्रांजैक्शन को हम जुगाड़ों से कवर कर रहे हैं, यानी एसएपी का कोई बिल्ट इन मॉड्यूल नहीं है पैटी कैश के लिए। हर दुनिया, आप दिमाग में कुछ भी सोच रहे हैं, आप दिमाग के अंदर कुछ भी सोच लें, एसएपी के अंदर अवेलेबल हो गया उसका रूम। नहीं है तो नहीं है, क्या नहीं है, पैटी कैश नहीं है। क्यों? कि पैटी कैश को कोई मानता ही नहीं है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के अंदर। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के अंदर पैटी कैश नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में ऑपरेट करती है ना, ये इनके तो क्रेडिट टर्म्स 3 3 महीने की लाइबिलिटी होती है इनकी। ये लोग तो 3 3 महीने, 2 2 महीने पे लाइबिलिटी पे काम करते हैं, क्योंकि ये बजटिंग सिस्टम पे काम करते हैं। इनकी हर चीज बजटिंग सिस्टम के थ्रू ऑपरेट करते हैं, कैप कंट्रोलिंग एंड बजटिंग मॉड्यूल के जरिए ऑपरेट करती है। ठीक है, उस पर भी कभी डिस्कशन करेंगे। अच्छा, तीसरी जो यहाँ पे हमारे पास ट्रांजेक्शन होती है वो कहलाती है सर्विसेज। एक सेकेंड। अच्छा, तो तीसरी लाइबिलिटी होती है सर्विसेज। अच्छा, अब इन तीनों लाइबिलिटी के प्रोसीजर देखने क्यों अलग अलग है। ठीक है, वैसे तो वो बीच में एक पॉइंट आ ही गया था कि जो सर्विसेज, जो स्टोर आइटम होगा उसको हम स्टोर में लेके जाएंगे, और नॉन स्टोर आइटम को डायरेक्ट एक्सपेंस आउट कर देंगे, और सर्विसेज को तो सर्विसेज के तरीके से बुक करेंगे। ठीक है, मगर हमने यहाँ पे इसको समझना पड़ेगा एक एक करके सारी लाइबिलिटी को। ठीक है। अच्छा, देखो, जब हम स्टोर आइटम की बात करते हैं ना, स्टोर आइटम में अगेन दो किस्म के आइटम होते हैं हमारे पास। एक आइटम इन्वेंट्री और एक कहलाता है नॉन इन्वेंट्री आइटम। एक कहलाता है इन्वेंट्री आइटम और एक कहलाता है नॉन इन्वेंट्री आइटम। यानी हम जिन आइटम्स को स्टॉक करते हैं ना, जिस मटेरियल को हम स्टॉक करते हैं, वो दो किस्म के होते हैं। वो एक कहलाता है इन्वेंट्री या रॉ मटेरियल आइटम, और दूसरा कहलाता है नॉन इन्वेंट्री आइटम। इन्वेंट्री या रॉ मटेरियल वो होता है जो हमारे बॉम्ब का पार्ट होते हैं, जो हमारे बॉम्ब का पार्ट होते हैं। बॉम्ब क्या है भाई? बॉम्ब क्या चीज होती है, कोई ऐड करेगा यहाँ पे? जल्दी जल्दी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, वो डायरेक्ट पे कर देते हैं। मगर पैटी कैश का मसला ये है मुस्तफा साहब, पैटी कैश के अंदर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कोई ट्रांजेक्शन पैटी कैश से सेटल करते हैं ना, तो वो लेजर में हिट नहीं करती है। पैटी कैश के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आप कोई ट्रांजेक्शन डायरेक्ट पैटी कैश से करेंगे ना, जो ये मैं बताना भूल गया, सब मेरी बात कट गई थी, मैं दूसरी चीज पे आ गया था। कि पैटी कैश के अंदर प्रॉब्लम ये कि अगर आप कोई एक्सपेंस पैटी कैश के थ्रू या कैश के थ्रू सेटल करते हैं ना, वो वो लेजर में हिट नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पे के इलेक्ट्रिक का बिल है। ठीक है, के इलेक्ट्रिक का बिल है, यानी बिजली का बिल है। बिजली आप पेमेंट करते हैं, आप क्या करते हैं, बिजली एक्सपेंस डेबिट करते हैं और कैश क्रेडिट करते हैं। और मजे की बात है, यूटिलिटी तो आपको इनकम टैक्स वाले भी अलाउ करते हैं, आप कैश से, यूटिलिटी कैश से पे की जा सकती है, आपको बताइए। ठीक है, सेक्शन 21 कहता है कि आप यूटिलिटी की पेमेंट जो है वो अ, उसे कर सकते हैं आप। किससे? कैश से। मगर प्रॉब्लम ये भाई कि अगर मैंने कैश कर दिया, यानी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट हो गया, आपकी यूटिलिटी, सॉरी, कैश क्रेडिट हो गई। ठीक है,
2 महीने बाद, 2 साल बाद, अगर आपने ये लेजर देखना है उस रेलेवेंट कंपनी का, जैसे मैं कराची में रहता हूँ, तो यहाँ पे जो हम पेमेंट करते हैं के इलेक्ट्रिक को करते हैं कराची में, या लाहौर वाले लेस्को करते हैं, फैसलाबाद वाले फेस्को को, इस्लामाबाद वाले एस्को को करते हैं, ठीक है ना, और पेशावर वाले पेस्को को करते हैं। ये सब लोग अपने अपने रेलेवेंट इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन को करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं कैश से सेटल कर रहा हूँ, तो वो तो के इलेक्ट्रिक के लेजर में हिट ही नहीं हुआ, लेस्को के लेजर में तो हिट ही नहीं हुआ, फेस्को के लेजर में तो हिट ही नहीं हुआ। तो सब एक वन ऑफ द टेक्निकल इशू जो है वो ये है कि अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कैश से सेटल करेंगे, तो उसका लेजर नहीं बन पाएगा उस पार्टी का, रेलेवेंट वेंडर का, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर के इलेक्ट्रिक या लेस्को फेस्को टेस्को जो भी है, वो भी तो एक सर्विस प्रोवाइडर है ना, फिर उसका लेजर नहीं बन पाएगा। जब लेजर नहीं बनेगा, जाहिर सी बात है उसके फिर अपने कुछ मामला होंगे, अपने इश्यूज होंगे, कल का लगा आपको देखना होगा भाई कितनी पेमेंट की, किसको कितनी की, तो फिर आप निकालने में मुश्किल होगी। अच्छा, एक। अच्छा, दूसरा, अदर देन यूटिलिटीज या दूसरी किसी चीज के अंदर अगेन ये इशू है, लेजर मेंटेन नहीं होगा, प्लस ये कि आपको पता ही है आप सबको कि पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक, अगेन इनकम टैक्स रूल के मुताबिक, आप 10,000 से ज्यादा की पेमेंट कैश से नहीं कर सकते। यानी आप स्ट्रिक्ट इस पे वो है लॉ, और इस पे हाई कोर्ट का डिसीजन भी मौजूद है कि आप 10,000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन कैश से पे नहीं कर सकते, अदर देन सैलरी, ठीक है। सिर्फ सैलरी अलाउ है, और सैलरी भी जो अलाउ है वो 25,000 तक दी गई है। 25,000 या 25,000 से कम की सैलरी जो है वो आप कैश से पे कर सकते हैं, 25,000 की सैलरी अगेन आप कैश से ज्यादा पे नहीं कर सकते, ठीक है, इसमें भी रिस्ट्रिक्शन है। और मजे की आइडिया, 25,000 किसी मिनिमम वेज में फॉल ही नहीं करती, ठीक है ना। 25,000 वाली मिनिमम वेज में फॉल भी नहीं करती, तो वो अगेन एक बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट आ जाते हैं कि अगर आप 25,000 से पहले पेमेंट कर रहे हैं, तो वो आप मिनिमम वेज कंट्रीब्यूशन में फॉल नहीं करेंगे, तो वहां पे एक जाके और वो हो जाएगा। हाँ, पैटी कैश के लिए एसएपी के अंदर हम एक क्या तो बैंकिंग मॉड्यूल के अंदर एक एक ट्रांजेक्शन हिट कराते हैं, जिसको हम बैंक के अंदर कैश पे स्ट्रक्चर खोल लेते हैं, ठीक है ना। बैंक के अंदर ही कैश का यानी कैश को बैंक का ऑप्शन में ओपन कर देते हैं, ठीक है। यानी जहाँ पे कैश सेलेक्ट कर रहे होते हैं वहीं पे हम कर देते हैं, या हम दूसरा इसमें क्या करूँ करते हैं, जो जनरल वॉचर्स होते हैं वहां पे एक वॉचर बन रहा होता है, जो वॉचर बनता है उसके अंदर कैश को लेके जाते हैं, ठीक है। अभी हर हर कंपनी, हर वो अपने अपने प्रोसीजर अडॉप्ट करती है, कोई डायरेक्ट जनरल वॉचर से कैश की एंट्री करती है, कोई बैंक के अंदर एक कैश का हेड ओपन कर देती है, ठीक है। यानी पैटी कैश से मतलब कैश, कैश पेमेंट जो होती है ना, यानी जो छोटे मोटे आपके एक्सपेंस हो रहे होते हैं कंपनी के अंदर, वो आप कैश से कर देंगे तो। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी में तो ऐसा नहीं हो सकता ना, इलेक्ट्रिसिटी तो एक्सपेंस है, ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप इलेक्ट्रिसिटी डेबिट के इलेक्ट्रिक को डेबिट करें, फिर वो क्रेडिट नहीं होगा, नहीं। एक्सपेंस की में लेजर हिट नहीं करता वेंडर का, वो तो करेगा करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का करेगा। जो वेंडर की बात हो रही है वो हमेशा क्रेडिट साइड पे होता है पहले, तो बहरहाल आपने पहले इसको वेंडर को सेलेक्ट करना है, ठीक है। यानी आपने पहले लायबिलिटी बुक करनी है, देन गो फॉर पेमेंट, इधर कैश और बैंक, मगर आप इसको कैश से नहीं करेंगे, बैंक के थ्रू ही करते हैं नॉर्मली, ठीक है ना। और अगर आपने कैश से करनी है, फिर भी आप पहले लाइबिलिटी बुक करके फिर आप पेमेंट के थ्रू जाएंगे, ठीक है। अच्छा, बॉम्ब क्या था, बॉम्ब, दो तीन लोगों ने जवाब दिया, मैंने जवाब देख लिया था, उन्होंने सही दिया था। यानी बॉम्ब वो होता है, बॉम्ब वो होते हैं जो आपका, यानी इंग्रेडिएंट्स, रेसिपी, ठीक है, इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रोडक्ट, रेसिपी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी क्वांटिटी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फिनिश गुड, आपकी ये कहलाएगी रेसिपी। यानी वो आइटम जो किसी इन्वे यानी वो इन्वेंटरी वो होती है, या वो जिनका ताल्लुक बॉम्ब से हो, इन्वेंटरी आइटम वो ताल्लुक जिनका बॉम्ब से हो। ये इसलिए बॉम्ब से होने का मकसद ये है कि इसकी पीछे आप कोई ना कोई कंट्रोल अप्लाई करेंगे, ठीक है। एसएपी में जो मिलियंस की इन्वेस्टमेंट की जा रही है ना, जैसे अभी इस वक्त एसएपी आपको 70 करोड़ का भी मिलेगा, 80 करोड़ का भी मार्केट में मिलेगा, आपको 60 करोड़ का भी मार्केट में मिलेगा, यानी अलग अलग यूजर पे डिपेंड करता है, कंपनी कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है,
मगर कम से कम भी 20 से 30 करोड़ से स्टार्ट हो रही है एसएपी की इसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो है, एसएपी की कॉस्ट जो इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट इस वक्त 20-30 करोड़ से स्टार्ट हो रही है। अब ये जो इतनी करोड़ों रुपए लगा रहे हैं लोग, इसलिए थोड़ी बना रहे हैं कि आप एक जनरल वाटर और प्लेटिना वाउचर बनाए या डेबिट क्रेडिट करें। यार ये तो इतनी ऐसी ट्रांजेक्शन है, आज इत्तेफाक ऐसा हुआ कि नमाज के टाइम पे मुझे एक कोई पेमेंट करनी पड़ गई, तो मुझे एक वाउचर बनाना, एक्चुअली एक वाउचर किसी से कहा कि बना दो, तो वो उसको आने देता, तो मैंने उसको बताया, मैं भूल गया यकीन माने। अपनी कंपनी का एसएपी का हेड हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा कि यार ये ट्रांजेक्शन हमारे पास एरिया, वो हमने उसका प्रोविजन बनाया हुआ बैंक पेमेंट का, जो कैश चेक प्रिंट निकलता है, वो मुझे याद ही नहीं आ रहा कहाँ से जाकर निकल, क्योंकि मैं निकालता ही नहीं हूँ, मेरा मेरा काम ही नहीं है। तो यानी अब एक चीज बंदा यूज में ना हो तो वो यूज नहीं कर रहा। मैंने पता नहीं 2-3 साल पहले काम किया होगा, मुझे याद ही नहीं है वो भारत। तो मगर क्या कंट्रोल्स अप्लाई किए हुए हैं, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कंट्रोल लगाया हुआ होता है, जो वो चीज सही हो रही होती है। ठीक है ना, हर चीज के पीछे कंट्रोल प्रोसीजर सेट किए हुए, स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ताकि वो अपने तरीके से सही काम करे, गलती की गुंजाइश ही नहीं। अब जो एसएपी में इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो इसीलिए की हुई है कि लीकेजेस हो ही ना कहीं। अब कंपनी के अंदर इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो ये थोड़ी नहीं कि डेबिट क्रेडिट कैसे हो रहा है, बैंक बन रहा है नहीं बन रहा, कैश आ रहा है नहीं, असल भाई प्रॉब्लम इस वक्त सबसे बड़ा जो है वो क्या है कि स्मार्ट मैनेजमेंट, एफिशिएंसी इंप्रूव करना, वर्किंग कैपिटल को स्मार्टली मैनेज करना। इस वक्त जो आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट है कि कहाँ पे हिट कर रही है, 22-23% पे रिफ्लेक्ट कर रही है। यानी वन डे की फाइनेंशियल कॉस्ट जो है आपकी कितनी कॉस्ट पड़ जाती है, आप इसको अगर एनुअली देखते नहीं है, आपकी जो मंथली कॉस्ट है 22-23% पे अगर एनुअली कॉस्ट है आपकी, तो ठीक ठाक मिलियन बिलियन मिलियंस के हिसाब से फाइनेंशियल कॉस्ट पड़ रही है लोगों के फाइनेंशियल। अगर आप देखें पिछले साल का फाइनेंशियल अगर आप उठा के देखें या हाफ ईयरली उठा के देखें, तो जिन कंपनी के यानी अगर किसी का 2 मिलियन फाइनेंशियल कॉस्ट आती थी, 3 मिलियन फाइनेंशियल कॉस्ट आती थी, अब वो 20-20 25-25 मिलियन पे चले गई है। यानी इतनी ज्यादा उसकी चेंज आ रही है फाइनेंशियल कॉस्ट के अंदर। यानी 7 7 मिलियन वाले की तकरीबन 22 मिलियन हो जाएगी। ठीक है ना, अगर पहले किसी फाइनेंशियल कॉस्ट 7 मिलियन 8 मिलियन होती थी, तो वो अब वो 22-23 मिलियन क्रॉस कर गई है, अगर इन टर्म्स ऑफ मिलियन है। तो बताने का मकसद ये है, जब इतनी फाइनेंशियल कॉस्ट होगी तो स्मार्ट प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि आप फाइनेंशियल कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, स्मार्टली हैंडल कर सकें, स्मार्टली मैनेज कर सकें। तो अब हमने क्या करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है कि पे एज रिक्वायर्ड, पेमेंट करनी है उस आइटम की जो रिक्वायर्ड है आपको, जिसकी पेमेंट जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो कैश में, यानी कन्वर्टेबल। आज बनाया आज ही भेज दिया, पेमेंट आ जाएगी। और जिस दिन बनाना उससे 1-2 दिन पहले नहीं, उसी लीड टाइम के हिसाब से परचेस करो। तो उसके लिए हमने ये स्ट्रक्चर डिजाइन किया। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि भाई ये जो आपका हो कि आपने क्या करना है, बॉम्ब बनेगा आपका, कि एक प्रोडक्ट है उसको बनाने में जो जो आइटम चाहिए, आपने कहा ये चाहिए, इसका बॉम्ब होगा। ठीक है, ये बॉम्ब कहलाता है, बिल ऑफ मटेरियल। इस बॉम्ब के हिसाब से आपने बनाया प्रोडक्शन ऑर्डर, ये बन गया 1000 टी शर्ट का बॉम्ब। अच्छा, अब जैसे 1000 टी शर्ट का बॉम्ब बना, आपने एक रिक्वेस्ट बनाई, इन्वेंट्री ट्रांसफर रिक्वेस्ट। ठीक है, गौर से नोट करिएगा, जो इन्वेंट्री आइटम होता है ना उनका बनता है इन्वेंट्री ट्रांसफर रिक्वेस्ट। ये मैंने उस दिन नहीं बताया था, आज बता रहा हूँ, उसको नोट करिएगा। ये फर्क आइडेंटिफाई करना शुरू कर रहा हूँ आपको, इन्वेंट्री आइटम और नॉन इन्वेंट्री आइटम में पहला फर्क इस जगह पे आता है। एक तो नॉन इन्वेंट्री आइटम का बॉम्ब और प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं होते, बॉम्ब और प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं होते, स्टोर स्पेयर पार्ट का बॉम्ब या प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं होगा, वो स्टार्ट होता है यहां से। और सेकंड चीज ये कि इन्वेंट्री आइटम का जो डॉक्यूमेंट बनता है वो बनता है मटेरियल रिक्विजिशन, ये इन्वेंट्री ट्रांसफर रिक्वेस्ट, ट्रांसफर रिक्वेस्ट, ट्रांसफर 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 पे जोर है मेरा, हाँ नोट करिएगा। ट्रांसफर को बोल्ड कर दे अगर आप लिख रहे हैं इसको, या इसको हाईलाइट कर दें ट्रांसफर को। ठीक है, अच्छा, और जो नॉन इन्वेंट्री आइटम होते हैं या जिनका ताल्लुक बॉम्ब से नहीं होता, वो क्या कहलाता, उसका क्या बनता है, क्या बनता है उसका, कोई बताएगा, थोड़ा सा दिमाग से बताएगा।
हालांकि मैंने ट्रांसफर पे इतना जोर दिया, शायद बता दें कोई। उसकी बनती है इश्यूएंस, उसकी बनती है इश्यूएंस रिक्वेस्ट। एक बनता है, नहीं वो जीआरएम से एक अलग चीज है। उसकी बनती है इश्यूएंस रिक्वेस्ट, इशू रिक्वेस्ट। एक बन रही है ट्रांसफर रिक्वेस्ट, एक बन रही है इशू रिक्वेस्ट। इन दोनों के अंदर फर्क है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट का फर्क है। जब ट्रांसफर की बात आएगी इम्पैक्ट अलग होगा, जब इशू की बात आएगी इम्पैक्ट अलग होगा। ठीक है जनाब, तो ये पहला फर्क है। अच्छा, जैसे ही आपको रिक्वेस्ट मिलती है, आपकी जो परचेज टीम होती है वो क्या करती है, सॉरी स्टोर की जो टीम होती है वो कौन सा डॉक्यूमेंट बनाती है, वो बनाती है आपका, यस, जबरदस्त जबरदस्त, बेहतरीन हो गया। वो बनाती है परचेज रेक्विजिशन। यहां से आपका परचेज मॉडल एक्चुअली स्टार्ट होता है। ठीक है, आपको स्टोर कहता है कि भाई ये मटेरियल मुझे परचेज करके दो। एससीपी में इस तरह डेट डन, ठीक है। ठीक है, आप कुछ भी जो बनाना चाहे बना, ठीक है। इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन आपकी जरूरत होगी वो आप एंटर करके इसको यहाँ से पार्क करेंगे, यहाँ आप सेव करेंगे तो ये पार्क हो जाएगा। ठीक है, ये पार्क हो जाएगा। फिर इसको आप पोस्ट करेंगे तो ये फाइनली पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें बस यही होता है। ठीक है, और आपने कुछ नहीं करना है, जो जो इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है वो डालेंगे, वो पार्क हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ही पोस्ट भी हो जाएगा। आप इसमें ट्रैकिंग नंबर भी दे सकते हैं, वेंडर रेफरेंस, प्रिफर्ड वेंडर का एक कॉन्सेप्ट और यूज होता है एसएपी के अंदर, प्रिफर्ड वेंडर। ठीक है, ये भी इसको भी नोट करिएगा। प्रिफर्ड वेंडर से क्या मतलब है, प्रिफर्ड वेंडर से क्या मतलब है कि ये इस एक्स वाई जेड पार्टी को आपने प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, प्रेफर्ड वेंडर का मतलब क्या है कि इसको आपने प्रेफरेंस देनी है, इससे परचेज करनी। ठीक है ना, उसी हिसाब से फिर आपने आगे अगला डॉक्यूमेंट बनाना है जो हमारा कहलाता है परचेज ऑर्डर। देखो, प्रेफर्ड वेंडर के हवाले से एक चीज और ऐड करता हूँ। असल में देखिए, जो मॉडर्न यानी आपकी सप्लाई चेन है ना, मॉडर्न सप्लाई चेन ये कहती है कि आपके जो इन्वेंट्री आइटम है ना, उसको आप पहले से ही एग्री करके रखो, प्राइस एग्री करके रखो। हाँ बिल्कुल नुमान भाई, ये ऐसा ही है। हम्म, देखो पहले किसी जमाने में आपको याद होगा, अभी भी होता है, इसके अंदर भी ऑप्शन मौजूद है, कहते थे यार कोटेशन लो, प्राइस लो। अब मॉडर्न ईआरपी इसको डिस्करेज करती है। मॉडर्न ईआरपी कहते नहीं भाई, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, अब आपके पास पहले से ही आपकी अप्रूव सप्लायर लिस्ट पे वो होनी चाहिए कि हमें पहले से बताओ, नहीं इसी जगह जाना है, इस जगह से इतना ये एक्स वाई जेड क्वांटिटी आपने परचेज कर ली। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि भाई जो आपने देखो, अगर मैं बोलूं कि यार मेरे पास कोई आता है, यार आप टी शर्ट कितने की बेचोगे, मैं बोलूंगा यार ये टी शर्ट, मैं दिल में सोचूंगा, अपनी कॉस्टिंग करूंगा पेपर पे कि यार ये टी शर्ट मुझे बना के पड़ेगी 100 रुपए की, मटेरियल टेल के साथ मुझे पड़ेगी 200 रुपए की, मुझे पड़ेगी 200 रुपए की। मैं एक काम करता हूँ, उसको 250 में बेच देता हूँ। मैंने, उसने डील की, उसने कहा चलो ठीक है, आप 250 बेच देना मुझे, प्राइस तय हो गया। अब जब मैं मटेरियल लेने गया, पता चला जिसको मैंने मटेरियल को देखते हुए 200 रुपये प्राइस बनाई थी, वो मटेरियल के प्राइस 50% मार्केट में महंगे मिल रहे हैं। तो 200 की चीज ही मुझे पड़ रही है 300 की। जो 200 रुपये में बननी थी वो चीज मुझे पड़ रही है 300 की। तो यहाँ पे मेरी सारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आउट हो गई। तो इसलिए कहते हैं कि भाई पहले आप देख लो मटेरियल कितने का बन रहा है, उससे पीओ वगैरह बना के टर्म तय कर लो, फिर आप प्राइस करो, ताकि
अच्छा, परचेज एक्विजिशन का मतलब है कि स्टोर जो है वो परचेज टीम को कह रहा है परचेज करो। परचेज ऑर्डर अब बनेगा, ये आप वेंडर को दे रहे हो। आप वेंडर को इशू कर रहे हो परचेज ऑर्डर कि भाई मुझे मटेरियल इशू करो, मुझे मटेरियल इस रेट पे सप्लाई करो, मुझे इस रेट पे मटेरियल सप्लाई करो। ये दो डिपार्टमेंट होते हैं इसमें। इसमें आपके परचेज डिपार्टमेंट भी बनाता है और एक मर्चेंडाइज डिपार्टमेंट या मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनाता है। ठीक है ना। पीआर स्टोर बनाता है, वो जाती है परचेज टीम को। ठीक है ना। तो ये आपका परचेज ऑर्डर आपके सामने बना हुआ है। ये एक परचेज एक्विजिशन बनी हुई है, आपको परचेज ऑर्डर बना हुआ है पूरा। ठीक है ना। तो ये परचेज ऑर्डर जो बना है आपका, ये पूरा आपका परचेज ऑर्डर। अच्छा, जैसे ही परचेज ऑर्डर बना, जैसे ही आपका परचेज ऑर्डर बना, मटेरियल डिलीवर किया जाएगा। और जैसे ही मटेरियल डिलीवर होगा, आप एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसको कहते हैं GR। GR। ठीक है। यानी गुड रिसिट PO। ये क्या है आपका? GRN। ठीक है। GRN का मतलब क्या है? गुड रिसीव नोट। बिल्कुल। यानी आपका मटेरियल रिसीव हो गया। आपका मटेरियल रिसीव हो गया है यहाँ पे। जो हमारे स्टूडेंट है ना, ये आ गया। ठीक है। ये आपका मटेरियल रिसीव हो गया। यानी जैसे ही आपका मटेरियल बनता है, यहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन GRN बन जाती। देखो, ये रॉ मटेरियल है, क्वांटिटी आ गई। ठीक है। इस प्लांट पे गई है। ठीक है। कैटेगरी रॉ मटेरियल है। मूवमेंट टाइप गुड रिस्क, ये सारी इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है। ये इस परचेज ऑर्डर पे ये डेटा बना है। ये बिजनेस पार्टनर है आपका, यानी ये वेंडर है आपका। ठीक है ना। ये आपके मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन है। ये मेरा पोस्टिंग पीरियड नहीं खुला हुआ। मैं ऐसा काम करता नहीं, अगर मेरा पोस्टिंग पीरियड खुला होता तो एक मिनट काम करता। असल में काम करता नहीं हूँ SAP पे। ये पोस्ट हो जाएगा। ठीक है। ट्रांजेक्शन पोस्ट हो गई। ठीक है। वो मेरा पोस्टिंग पीरियड नहीं था, फिर मैंने पोस्टिंग की डेट चेंज की। ठीक है। ये पोस्ट हो, अब ये ट्रांजेक्शन पोस्ट हो गई है। ये GL में हिट कर गई। वो पहले सेव हुआ था, अब क्या हुआ? हाँ, बिल्कुल रिसीव हो गया। ये आपके इस तरह सारे डॉक्यूमेंट बनते जा रहे हैं।
अच्छा, एक एक मिनट रुकिएगा तो मैं, मतलब मैं एक डॉक्यूमेंट देखना चाह रहा हूँ, पता नहीं कहाँ मैंने सेव किया है। ये वाला नहीं, इससे पहले एक और डॉक्यूमेंट था, शेयर भारत। तो ये आपका जीआरएन बन गई। अच्छा, जीआरएन जैसे ही बनती है, अ, एक सेकंड। अच्छा, जैसे जीआरएन बनती है आपकी जर्नल एंट्री हिट होती है, ठीक है। जीआरएन जो होती है वो आपकी ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट होता है। टाइम कम है, अब जरा मैं यहाँ पे बताना शुरू करता हूँ। जीआरएन जैसी बनती है, जीआरएन आपका ट्रांजैक्शनल डॉक्यूमेंट होता है, और जैसे जीआरएन सेव होती है आपकी एंट्री पार्क होती है, क्या बनती है, करंट एसेट डेबिट, और GRIR टेम्परेरी पेबल अकाउंट जबरदस्त क्रेडिट। करंट एसेट या रॉ मटेरियल डेबिट, और GRIR कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। देखें, इन ये जो मैंने आपको कहता ना, स्टोर आइटम, नॉन स्टोर आइटम, स्टोर आइटम जो था, स्टोर आइटम वो होते हैं जिनकी जीआरएन बनती है। और जब भी जीआरएन बनेगी, क्या चीज डेबिट होगी, करंट एसेट। अब वो चाहे करंट एसेट रॉ मटेरियल हो, करंट एसेट सप्लाईज हो। यानी अगर फर्क करे, स्टेशनरी आइटम खरीदता हूं मैं, जैसे मैंने आपको कहा था पेपर खरीदे मैंने, A4 के पेपर आए, तब भी आपने करंट एसेट डेबिट करना है। चाय की पत्ती आई, टी बैग्स आई, तब भी आपने करंट एसेट डेबिट करना है। क्यों? क्यों, क्या रीजन बताया था मैंने? क्या रीजन बताया था मैंने इसका? नहीं भाई, इसलिए कि ये स्टोर में स्टॉक हुए हैं, ये आइटम स्टोर के अंदर स्टॉक हुए हैं, इशू नहीं हुए हैं। ये आइटम स्टोर में स्टॉक हुए हैं, इशू नहीं हुए हैं। सही है, तो इसका हम बनाते हैं। अच्छा, अब दो किस्म का आइटम होते हैं हमारे पास, चलो वो तो मैं अभी नहीं बता रहा, ठीक है। तो ये हमारा बन गई जीआरएन। जीआरएन जैसे ही बनती है, तो हाँ भाई, ये एंट्री बनती है। नहीं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो फिक्स एसेट है वो यहाँ आएगा ही नहीं ना, वो तो फिक्स एसेट मॉड्यूल में जाएगा। असल में बात पता है क्या है, उसकी भी अगर आप जीआरएन बनाना चाहे ना, काम सैफुल्ला साहब, बना ले, कोई मसला नहीं है, मना नहीं कर रहा आप, मगर वो उसको हम ट्रीट करते हैं जब सर्विस की तौर पे। यानी वो डायरेक्ट हम एक फिक्स एसेट क्लियरिंग अकाउंट है वहां पे हिट कराते हैं। मगर असल में फिक्स एसेट का ना सिनेरियो बिल्कुल अलग है यहाँ पे। फिक्स एसेट का एक अलग सेपरेट मॉड्यूल है, जिसमें एक प्रोसेस कहलाता है एसेट कैपिटलाइजेशन प्रोसेस। यानी उसका एक कैपिटलाइजेशन का प्रोसेस है, उस पे हिट करता है पीपी। ठीक है ना, ये थोड़ा सा सिनेरियो अलग है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ना डायरेक्ट नहीं हिट होता। वो पहले एक नॉर्मल चीज रिसीव होती है, यानी आप वो क्लियरिंग अकाउंट में डाल देते हैं, समझे, एसेट क्लियरिंग अकाउंट में हिट करा देते हैं। फिर उसको आप कैपिटलाइज करके एसेट बनाते हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा, जाहिर सी बात है, आपने सवाल किया है तो आपको आइडिया होगा कि एसेट जरूरी नहीं है कि एसेट का जब पहला हिस्सा है तो आपको पूरा 100% एसेट रिकॉर्ड करना हो। एसेट कब एसेट बनता है? एसेट को एसेट कब कहते हैं? एसेट को एसेट कब कहते हैं? हाँ जी मुस्तफा साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। मगर कब होगा एसेट रजिस्टर के अंदर, कब आएगा वो? यानी एसेट जो है वो एसेट कब कहलाएगा, ये कहना चाह रहा हूं मैं। एसेट को मैं एसेट कब कहना शुरू करूंगा, उसका मैं सवाल जो कर रहा हूँ आप नहीं पहुंच, कोई ये नहीं, उसको नहीं समझ रहा हो। नहीं, यही तो बात है, परचेज की कहानी नहीं है। हाँ, फंक्शनल हो रहा है, कैपिटलाइज, ऑनरशिप भी नहीं। नहीं, पोजीशन, जब वो, नहीं, ये देखो, एसेट जब अपना बेनिफिट देना शुरू होता है ना जिस पॉइंट पे, यानी एसेट के ऊपर कॉस्ट इंकर्ड हो रही है, अभी वो तैयार हो रहा है, मगर वो जब कन्वर्ट होकर यूजेबल कंडीशन में आता है, जहां पे एसेट वर्किंग कंडीशन में आता है, तब वो आपका एसेट कैपिटलाइज किया जाता है। यानी आप इसकी एग्जांपल ऐसे समझ लें, एक मशीन है। अब आपने एक मशीन खरीदी, ठीक है, आपने एक मशीन खरीदी, अब वो इंस्टॉल होना शुरू हुई, पहले उसकी बेस तैयार हुई, फिर उस पे इक्विपमेंट वो हो रहे हैं, इंस्टॉल हो रहा है, एक पार्ट लगा, दूसरा पार्ट जुड़ा, तीसरा पार्ट जुड़ा, चार जगह से और पार्ट आए।
ठीक है, मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ पार्ट आ रहे हैं, वो लग रहे हैं, असेंबल हो रहे हैं, टेस्ट हो रहा है, रन हो रहा है, उसमें फिर मजीद कॉस्ट लग रही है। ठीक है, फिर आपने कॉस्ट लगाई और फिर उसमें पता चला यार ये पार्ट खराब है, दोबारा चेंज करो, नया पार्ट लगाओ, सही काम नहीं कर रहा, दोबारा बदलो। अब ये कहा भाई, एसेट फाइनल टेस्ट हुआ और तैयार हो गया भाई। फ्रॉम स्टार्टिंग से अब तक हम इस पे 2 करोड़ रुपए लगा चुके हैं और अब हम ये वर्किंग कंडीशन में आ गया एसेट। तो नाउ यू विल कैपिटलाइज एसेट एट 220 million। 2 करोड़ रुपए आप एसेट को कैपिटलाइज करोगे। और ये प्रोसेस, इससे पहले तो आप जितनी लैब रिकॉर्ड करते आ रहे थे उस डायरेक्ट आप समझो एक पार्क कर रहे थे एसेट के उस अकाउंट में, जो क्लियरिंग अकाउंट है, वहां आप डेबिट कर रहे थे, बैंक क्रेडिट या लाइबिलिटी क्रेडिट करके पे कर रहे थे, बैंक एसेट डेबिट कर रहे थे, यानी क्लियरिंग अकाउंट लाइबिलिटी क्रेडिट कर रहे थे, पेबल पे कर रहे थे। जब ये फाइनल हो गया तो आपने इसको कहा भाई अब ये तैयार है, 2 करोड़ से एसेट रिकॉर्ड कर दो, मशीन या प्लांट रिकॉर्ड कर दो। अब वहां पे एक रन चलाया आपने एसेट मॉड्यूल के अंदर, जिसको हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन प्रोसेस। और उसने कह दिया कि 25 अक्टूबर 2024 को ये एसेट कैपिटलाइज हो गया। अब 1 नवंबर को 5 दिन की डेप्रिसिएशन बुक करके दे देगा, 31 नवंबर को वो, 30 नवंबर को वो 35 दिन की डेप्रिसिएशन बुक कर देगा, 31 दिसंबर को वो 65 दिन की डेप्रिसिएशन दिखा देगा। पूरे आप ही खुद ब खुद करता चले जाएगा। ठीक है, इस तरह। अब आप बोलेंगे यार इसके अंदर जो एक पार्ट लगा है, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, आप बोलेंगे यार इसके अंदर जो एक पार्ट लगा है वो तो पिछले साल आया था। ओ बाबा, पिछले साल तो मशीन लगना शुरू हुई थी, मशीन आज तैयार हुई है, काम इसने आज से डेप्रिशिएट होना शुरू हुई है मशीन ये। ठीक है ना, 25 अक्टूबर से काम करना शुरू किया है। अच्छा, ये जो रेवेन्यू जनरेटर है ना, इससे मेरा थोड़ा इख्तलाफ है कि जरूरी नहीं कि एसेट चलते ही रेवेन्यू देना शुरू कर दो, हो सकता है वो अभी रेवेन्यू ना दे सके आपको। ठीक है ना, हाँ, वर्किंग कंडीशन में आ गई, कंप्लीट हो गया टास्क, अब आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे एज एसेट। अच्छा, एपी जो है ना, एपी फिर आप बनाते हैं अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल आपका बड़ा सिंपल है, टेम्परेरी पेबल अकाउंट डेबिट हो जाता है और आपका इनपुट डेबिट हो जाता है और आपका वेंडर क्रेडिट हो जाता है। आज मैं यहीं तक रखूंगा क्योंकि आज मेरे जो रिवीजन था वो कंप्लीट हो गया। अब कल मैंने यहाँ से आगे चलना है, इसलिए अभी नहीं करा रहा है, नहीं मंडे वाले दिन गुड इशू और गुड ट्रांसफर के अंदर फर्क बताना है। ठीक है, ये तो ये इंशाल्लाह मैं आपको कल बताऊंगा। आप थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कशन कर लेते हैं डेमो के हवाले से, क्योंकि आज का जो टाइम है हमारा एंड हो जाएगा मेरा। तो मैं थोड़ा सा जो डेमो पार्टिसिपेंट है उनसे डिस्कशन करूंगा और उनसे डिस्कशन के बाद फिर इंशाल्लाह इस क्लास को हम वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो जो डेमो पार्टिसिपेंट है उनको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर किसी ने सवाल करना है आज के टॉपिक के वाले से सवाल कर ले। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा कि आपकी फर्स्ट एसएपी क्लास जो है वो इंशाल्लाह संडे वाले दिन 3 बजे डिलीवर की जाएगी। ठीक है ना, जो एसएपी क्लास है वो आपकी संडे को 3 बजे डिलीवर की जाएगी। तो अगेन आप लोगों ने उसको भी लेना है। अच्छा, जो मेरे एक भाई सऊदी अरब में जो होते हैं, पता नहीं अभी वो हैं या चले गए, उन लोग उनसे भी मैं कहूंगा कि वो भी जरूर इसको सेशन को लें। कौन से लिंक आए, वो देखिए लिंक क्या क्यों आए हैं। वो मुख्तलिफ किस्म के लिंक होंगे, मेरे हमारे फोल्डर्स होंगे, असाइनमेंट होंगे, या ऐसी भी क्लास के ना जी, वो संडे वाले दिन होगी आपकी क्लास। जी मिस, 3 बजे होगी ऐसे पी क्लास। ठीक है, संडे को दोपहर 3 बजे क्लास होगी। ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगी, मसला नहीं है। ठीक है ना, वो अभी आपका एडमिशन प्रोसेस नहीं हुआ होगा या अभी आपका डेटा अपडेट नहीं हुआ होगा, जो दोनों चीज हो सकती है। अगर आपका एडमिशन प्रोसेस हो गया तो डेटा अपडेट नहीं हुआ होगा। वो अगर आप, अगर एडमिशन प्रोसेस हो चुका है, हमारे पास डेटा आ चुका है, तो बिफोर मंडे डोंट वरी, आप अपडेट हो जाएंगी। ठीक है ना, कोई मसला नहीं, ग्रुप में ऐड हो जाएंगी। तो आपको जिस दिन ग्रुप में आप ऐड होंगे आपको पुरानी सारी चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि हमारा वैसे एक प्रोसीजर है और पूरे एक मैकेनिज्म इस पे काम करता है, पूरा एक सिस्टम काम करता है इस पे। तो जिस दिन जो बंदा ऐड होता है उसको सारा बैक एंड की हर चीज मिल जाती है, ताकि वो अपडेटेड हो जाए। ठीक है,
अच्छा, थोड़ी सी बात मैं उन लोगों से करूंगा जो आज हमारे क्या कहते हैं, डेमो पार्टिसिपेंट है या जो डेमो ले रहे हैं। क्या चीज अप्लाई करने के लिए असगर भाई? और जो डेमो पार्टिसिपेंट है, थोड़ी सी डिस्कशन उनसे करूंगा। जो डेमो पार्टिसिपेंट है, वो उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर विद डेमो ब्रैकेट में लिख के मुझे टाइप कर दें, ताकि मैं उनको कंप्लीट डिटेल डेमो रिकॉर्डिंग शेयर कर दूं। देखिए, अभी मैं शॉर्ट डेमो लूंगा, 15 मिनट 10 मिनट का डेमो लूंगा। जो डेमो पार्टिसिपेंट, उनसे रिक्वेस्ट, अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर चैट बॉक्स में टाइप कर दें, ताकि मैं उनको एक कंप्लीट जो डिटेल डेमो हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूं। ठीक है ना? अभी तो मैं एक शॉर्ट डेमो ले रहा हूँ, मगर जो डिटेल डेमो था उसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, तो वो सुनेंगे तो आपको और आइडिया हो जाएगा ट्रेनिंग क्या है बेसिकली। लेकिन डेमो का मकसद ये है कि आपको ट्रेनिंग के हवाले से एक अवेयरनेस दी जाए कि ट्रेनिंग है क्या। ठीक है ना? ये ट्रेनिंग है क्या, कंटेंट क्या है, ट्रेनर्स कौन कौन है। ठीक है ना? मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग आते हैं आप में से, प्रोफेशनल्स आते हैं, क्वालिफाइड लोग आते हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के लोग आते हैं, मुख्तलिफ इन्वायरमेंट के लोग आते हैं। तो ऐसी बात है, हर किसी का आने का मकसद है। अब जाहिर इस लेवल पे आके, कैरियर के इस लेवल पे आके, उनका मकसद, हर किसी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होगी। जैसे अब अगर एक फ्रेश है, तो वो बेसिक चीजें भी सीखना चाह रहा होगा, एडवांस लेवल की चीजें भी सीखना चाह रहा होगा, मुख्तलिफ एस्पेक्ट पे काम करना चाहता होगा। अब जो एक हाईली एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है, 15 साल, 8 साल, 10 साल का एक्सपीरियंस बंदा है, जो सारी चीजें जानता है, बहुत सारी चीजें जानता है, वो उसका पर्पस कुछ और है यहाँ पे आने का। वो यहाँ पे इसलिए आया है कि जाहिर सी बात है, वो एसएपी को समझ सके, एसएपी के हवाले से काम कर सके। ठीक है ना? तो उसका उसको ये देखना होता है कि क्या मुझे इस ट्रेनिंग से बेनिफिट होगा, या जिस टारगेट को मैं अचीव करना है वो अचीव हो पाएगा भी नहीं हो पाएगा। ऐसा तो नहीं कि मैं ट्रेनिंग करूं और मुझे, तो मैं जिस जगह जिस लिए आया था वो मुझे मिलेगी। तो इसलिए हम एक शॉर्ट ओवरव्यू में दे रहा हूँ डेमो, और डिटेल डेमो आपसे शेयर करूंगा। रजा अकबर साहब, आपसे रिक्वेस्ट, अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर भी जरूर मेंशन करें, ताकि मैं आपको डेमो की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा जिस नंबर पे। ठीक है? तो देखिए, हम लोग एक सर्टिफिकेट करा रहे हैं जो एसएपी सेंट्रल फाइनेंस एंड कॉस्टिंग, FICO मॉड्यूल कहलाता है बेसिकली। इसमें हम 4 मॉड्यूल हैं, 4 कोर्सेज हैं इस ट्रेनिंग के अंदर जो हम आपको करा रहे हैं। इसमें FICO की ट्रेनिंग है, उसका कॉर्पोरेट स्किल सेशन है, टैक्सेशन है, कंप्राइज अकाउंटिंग है, पीसी क्विक टैली, एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव जॉब रेडी प्रोग्राम है जो आपको IBPT करा रहा है। IBPT 2002 से ट्रेनिंग करा रहा है। 2002 से अब तक हम मोर देन 10,000 प्रोफेशनल्स, जिसमें मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग हैं, फ्रेशर भी आते हैं, एक्सपीरियंस लोग भी आते हैं, हाईली, यानी एक अपर क्लास। जो अपर क्लास का मतलब, ये क्लास तो कुछ नहीं होती, 12, आपको पता है, कैरियर लेवल के हिसाब से आपके प्रोफेशनल और कैरियर लेवल के हिसाब से आपकी पोजीशन चेंज होती है। मल्टीपल पोजीशन के लोग आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इंटर्नी, फ्रेशर्स और CFO लेवल तक के लोग इस ट्रेनिंग को ले रहे होते हैं। जाहिर की बात है, हर किसी को अपना एक आउटकम अचीव करना होता है। जिस तरह कोई भी आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग में जाए, आप इसी ACC की क्लास में जाए, CA की क्लास में जाए, आप किसी सीनियर लेवल की उसमें जाएं, वर्कशॉप में जाएं, आप कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन करें बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स का, आप कोई एडवांस कोर्सेज करें, आप MBA करें, यानी एडवांस प्रोफेशनल ट्रेनिंग करें, तो आप उस क्लास के अंदर जाके देखेंगे, उस क्लास की जो ब्यूटी होती है वो यही होती है। उस क्लास में आपको एक 25-30 साल एक्सपीरियंस प्रोफेशनली मिलता है, और एक वो बंदा ही मिलता है जिसने कभी काम ही नहीं किया होता, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स होता ही यही है। ठीक है? प्रोफेशनल कोर्स कहते ही इसी वजह से। हाँ, मिक्सअप नहीं होती, मोस्टली लोग एक्सपीरियंस प्रोफेशनल होते हैं, और यानी कुछ कम परसेंटेज होती है जो फ्रेशर या कम एक्सपीरियंस वाले होते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही है। अगर मैं अभी आप लोगों से डिस्कशन करना शुरू करूँ, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि हमारे पास हाईली प्रोफेशनल, क्वालिफाइड प्रोफेशनल और फ्रेशर तक लोग मिलेंगे। ठीक है? इसके अलावा IBD एक कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन मेंटेन करता है। कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन का काम आपके जॉब प्लेसमेंट, जॉब रिक्रूटमेंट में आपकी हेल्प करना, असिस्ट करना, आपको जॉब एक्सप्लोर करके देना है। मेरा नाम सफीउल्लाह खान है। बेसिकली इस ट्रेनिंग के अंदर 4 कोर्सेज हैं जो आपको 4 मुख्तलिफ ट्रेनर करा रहे हैं। 4 ट्रेनर्स हैं जो आपको ट्रेनिंग करा रहे हैं। मेरा नाम सफीउल्लाह खान है, हेड ऑफ फाइनेंस, हेड ऑफ SAP रजिस्ट्रेशन प्राइवेट लिमिटेड। रजिस्ट्रेशन प्राइवेट लिमिटेड एक ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। पाकिस्तान में गाड़ियों की सीट्स हम बनाते हैं, तो ये मुख्तलिफ शीट मेटल पार्ट हमारे पास हैं। रजिस्ट्रेशन के अलावा मैंने मुख्तलिफ कंपनीज को सर्व किया हुआ। मैं आपके यहाँ पर कॉर्पोरेट स्किल्स का ट्रेनर हूँ।
जो हमारे दूसरे ट्रेनर सैयद नुमान हुसैन साहब, सैयद नुमान हुसैन साहब एसएपी कॉर्पोरेशन जर्मनी से सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन की हुई है FICO के अंदर। इसके अलावा नुमान साहब एसएपी कॉर्पोरेशन जर्मनी से FICO MM के अंदर सर्टिफिकेशन ली हुई है। 4 इम्प्लीमेंटेशन मलेशिया में, जिसमें पेट्रोनास वालों मलेशियन एयरलाइन शामिल, और 3 इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान में, और इस वक्त यूएसएड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ये आपके एसएपी के ट्रेनर है। जो हमारे तीसरे ट्रेनर है सैयद वासिफ हसन साहब, वासिफ हसन साहब टैक्स कंसल्टेंट है, और फ्री टैक्स कंसल्टेंट्स चलाते हैं, ये आपके टैक्स सेशन लेंगे। जो जिशान साहब है, जिशान साहब कंप्यूटर अकाउंटिंग प्रोफेशनल है, सर्टिफाइड माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एक्सेल प्रोफेशनल है, सर्टिफाइड पावर BI कंसल्टेंट है, और ये आपके कंप्यूटर अकाउंटिंग पीसी कुछ टैली के सेशन लेंगे। 4 ट्रेनिंग मैंने आपको काम, 4 मॉड्यूल पे काम, 4 कोर्सेज पे हम काम करते हैं। FICO के ऊपर हम आपको मुख्तलिफ ट्रेनिंग करा रहे हैं। FICO के ऊपर हम आपको अकाउंट पेबल, रिसीवेबल, जर्नल लेजर, बैंक एसेट के अंदर काम कर रहे हैं। इसके अलावा कंट्रोलिंग कॉस्टिंग जिसे हम कहते हैं, कंट्रोलिंग मॉड्यूल जिसमें कॉस्टिंग है, जैसे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग, प्रॉफिट सेंटर कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये सब शामिल है। इसके अलावा मुझसे किसी ने सवाल भी किया था, हम आपको पूरी साइकिल तो नहीं, बट यस, हम इन 3 साइकिल्स के ऊपर काम करेंगे, जिसमें प्रोक्यूरमेंट टू पे साइकिल MM मॉडल, प्रोडक्शन साइकिल PP मॉड्यूल, ऑर्डर टू कैश साइकिल SD मॉड्यूल, ये भी शामिल है। ये पूरे साइकिल्स होते हैं, सिनेरियोज होते हैं, जिसको हम डिस्कस करते हैं, इंक्लूडिंग FICO मॉड्यूल। ये आपको उसके अलावा कराया जाएगा। देखिए, ऐसे भी ट्रेनिंग यूजर बेस होती है। 3 लेवल के यूजर होते हैं, एंड यूजर, पावर यूजर, सुपर यूजर। हम आपको तीनों लेवल के यूजर की ट्रेनिंग कराएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम आपको SAP का एक्सेस दे रहे हैं, 6 मंथ का हम एक्सेस देंगे, ताकि आप SAP की प्रैक्टिस कर सकें। और ये SAP का एक्सेस रहेगा। ये वो कंपनीज है पाकिस्तान में जो SAP रन कर रही है। अगर मैं इनमें बात करूँ तो आपको काफी सारे सेक्टर्स आपको मिलेंगे, हर किस्म का सेक्टर आपको मिलेगा, इंक्लूडिंग बैंक और रिटेल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बैंक, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल कंपनी, फर्टिलाइजर, सीमेंट, आपको सब किस्म की इंडस्ट्रीज यहाँ पे मिलेंगी। कॉर्पोरेट स्किल्स के अंदर हम आपको SAP लॉजिक, टेक्निक, कॉन्सेप्ट, प्रोसीजर्स, मेथोडोलॉजीज, चार्ट ऑफ अकाउंट कैसे बनना है, इंपोर्ट लैंडेड कॉस्ट पे कैसे काम किया जाता है, LC GD कैलकुलेशन पे कैसे काम करते हैं, ये सब कुछ हम कॉर्पोरेट स्किल्स के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो मॉड्यूल है टैक्सेशन, टैक्सेशन के अंदर फाइलिंग है, जिसके अंदर स्पेशल प्रोसीजर, विद होल्डिंग, सेल टैक्स रूल, इनकम टैक्स, सेल टैक्स एक्ट ऑर्डिनेंस, चार्जेस ऑफ टैक्स, टाइप्स ऑफ इनकम डिडक्शन है, एग्जेम्पशन टैक्स, इनकम टैक्स रूल, विद होल्डिंग टैक्स रूल, ये सब कुछ शामिल है, जो इस ट्रेनिंग में आपको ILPT कराएगा। इसके साथ साथ कंप्यूटर अकाउंटिंग के अंदर तीसरी क्विक बुक टैली के ऊपर हम ट्रेनिंग कराएंगे, इसमें चार्ट ऑफ अकाउंट, वॉचर टू इन्वेंट्री, परचेस, असेंबली, मैन्युफैक्चरिंग, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, पेरोल, रिकंस्ट्रक्शन, ऑडिट और सिक्योरिटी टूल्स वगैरह, ये सब कुछ शामिल है। इसके साथ साथ एक्सेल के ऊपर आप बात करें तो हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 एडवांस विद फाइनेंशियल मॉडलिंग, MI सिस्टम, बिजनेस मॉड्यूल, डैशबोर्ड, पावरफुल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पावर व्यू, स्लाइसर, सिनेरियो मैनेजर, ये सब कुछ ट्रेनिंग के अंदर शामिल है। IBPT के साथ अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको IBPT SAP का एक्सेस देगा। वो एक्सेस जो पाकिस्तान दुनिया की कंपनी यूज करेंगी, वो SAP आपके घर के कंप्यूटर पे चलेगा, और उसी कंप्यूटर पे चलेगा जिस पर आप ये सेशन ले रहे हैं, या आपके घर का जो नॉर्मल कंप्यूटर है उसके ऊपर ये सेशन चलेगा। कोई स्पेशल कंप्यूटर खरीदने की जरूरत नहीं है आपको। यानी ऐसा नहीं कि आपको कोई 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की इन्वेस्ट करना, नहीं भाई, इसी कंप्यूटर पे आप सेशन ले सकते हैं। ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको कंप्लीट IT सपोर्ट मिलेगी, ट्रेनर असिस्टेंस मिलेगी, आपको सपोर्ट मिलेगी, प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा। लाइफ टाइम स्टूडेंट कार्ड आपको दिया जा रहा है, आप लाइफ टाइम स्टूडेंट रहेंगे IBPT के। आपने फ्री रिवीजन करना है, पूरी ट्रेनिंग करनी है, कोर्स करना है, शॉर्ट कोर्स, यानी एक टॉपिक रिपीट करना है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आके ट्रेनिंग रिपीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा इस ट्रेनिंग की कंप्लीशन का, रिकमेंडेशन लेटर दिया जाएगा आपको, और वीकली बेसिस पे 250 जॉब्स आपसे शेयर की जाएंगी। फ्रीलांसिंग के ऊपर बाकायदा आपसे काम किया जाता है। फ्रीलांसिंग के ऊपर किस तरह जॉब मिलती है, किस तरह काम मिलेगा आपको, इन सारी स्किल्स को यूज करते हुए किस तरह आप प्रोफाइल बनाएंगे, बाकायदा फ्रीलांसर फोरम के अंदर आपको रजिस्टर किया जाएगा, ताकि आप अपने जॉब परफॉर्म करें। तमाम हैंड आउट मटेरियल, नोट्स आपको IBPT प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, इंक्लूडिंग वो मटेरियल जो SAP कॉर्पोरेशन जर्मनी देता है, जिसकी कॉस्ट पाकिस्तान 1.25 लाख रुपए के अंदर कॉस्ट है, वो मटेरियल भी आपको IBPT देगा। हम जो ट्रेनिंग करा रहे हैं ये बैच नंबर 402 है। आपकी ट्रेनिंग है महीने में, हफ्ते में, सॉरी, हफ्ते के अंदर 4.5, हफ्ते में 4 दिन आपकी ट्रेनिंग होगी। महीने 4.5 महीने की ट्रेनिंग है तकरीबन। और मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 7:45 to 9 PM कंप्यूटर अकाउंटिंग और टैक्सेशन होगा आपका, शुरू के 2 सवा 2 महीने। रिमेनिंग 2.5 मंथ
आपकी कंप्यूटर अकाउंटिंग हुई, इसमें कोई बुक पीसी टैली और एक्सेल शामिल है। वो अगेन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 7:45 टू 9 PM होगा। एसएपी जो है वो एवरी संडे 2 आवर्स का सेशन होता है। हमारा जो एसएपी का सेशन है वो हम कहते हैं 11 से 5 के दरमियान आप कस्टमाइज क्लास मैनेज कर सकते हैं। यानी अगर हम आपको जो ऑफर कर रहे हैं 3 to 5 ऑफर कर रहे हैं, अब अगर आप में से कोई प्रॉब्लम है, कोई 3 to 5 नहीं ले सकता है, किसी क्लास है या कोई मसरूफियत है, तो वो हमारे किसी और बैच में इनरोल होकर इस टाइमिंग में क्लास ले सकता है, यानी 11 से 5 के दरमियान। ठीक है, वैसे जो हमारी टाइमिंग है वो आपके बैच के लिए 3 to 5 है। जो लोग कराची में हमें विजिट करना चाहते हैं हमें विजिट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस एड्रेस बेरियन स्ट्रीट, इकबाल ब्लॉक, बीआईसी डिपार्टमेंट, नेशनल स्टेडियम के अपोजिट बेरियन स्ट्रीट है। आप वहाँ के विजिट कर सकते हैं। जो कराची से बाहर हैं वो अरशद कैनी साहब के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको फीस स्ट्रक्चर बता दूं। हम इस वक्त डिस्काउंटेड प्रमोशन बनते हैं हमारा, हम डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। लमसम वन गो में अगर आप पे करते हैं तो 25,000 आपकी फी है। 25,000 रुपये लमसम अगर वन गो में पे करते हैं तो डिस्काउंटेड जो हमारा है वो 25,000 रुपये अगर आप वन गो में पे करते हैं। और अगर आप इंस्टॉलमेंट में देंगे तो इंस्टॉलमेंट में 40,000 यानी 10,000 की एक इंस्टॉलमेंट है। 10,000 इंटू 4, 4 इंस्टॉलमेंट है 10,000 की, 40,000 रुपये इंस्टॉलमेंट में। फर्दर मालूमात के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.ibpt.com.pk, या अरशद कैनी साहब से बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्यूरी को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये इस ट्रेनिंग के बाद आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। अगर आप देखें तो ये वो सर्टिफिकेट है जो हमने इस बैच में एक अपने स्टूडेंट को इशू किया, ये सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको क्या कहते हैं, एक रिकमेंडेशन लेटर भी दिया जाएगा। ये वो रिकमेंडेशन लेटर है अगेन जो हम अपने स्टूडेंट को देते हैं, ताकि वो अपने सीवी के ऊपर, प्रोफाइल के ऊपर, लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर, फेसबुक प्रोफाइल के अंदर और जहाँ पे भी सोशल मीडिया पे, बट टिकटॉक पे मत डालिएगा। बाकी तो खैर टिकटॉक पे भी डालना है डाल सकते हैं। वैसे मैंने आज तक किसी की सीवी देखी नहीं होती है, सीवी सीवी या प्रोफाइल होती है टिकटॉक पे, खैर मैंने नहीं देखी। मगर एक अच्छा आइडिया, शायद अगर आप लोग को टेस्ट करें तो ये भी अच्छी चीज है। खैर, तो बहरहाल ये प्रोफाइल आप अपडेट कर सकते हैं अपनी यहाँ पे और अपने आप को इसको अपग्रेड कर सकते हैं। स्किल्स पॉइंट है, बुलेट पॉइंट है आपके, आप जो जॉब पोर्टल साइट होती है उनके ऊपर ये स्किल्स पॉइंट ऐड कर सकते हैं। और ये सारे आप विद डॉक्यूमेंट एविडेंस है, एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, एविडेंस दी जाएगी कि आपने इन स्किल्स पे काम किया। मेरी तरफ से यही चीजें थी जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। अगर मजीद आप लोगों ने कोई सवाल करना है तो मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैंने आपके माइक भी ओपन कर दिया है, आप चाहे तो मुझसे सवाल कर सकते हैं। हाँ जनाब जी, सवाल करें प्लीज। अगर किसी ने कोई सवाल करना है तो सवाल कर लें। जी तकरीबन ऐसा ही होता है, वीकली मिलते हैं, क्योंकि हमारी भी कोशिश ये होती है कि आपको ऐसा काम दें, ऐसा टारगेट दें कि आप एक संडे के बाद जो छुट्टी है उस पर काम करके फिर आप सबमिट कराएं। तो ऐसी बात है, आपको पता है सारे लोग ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, तो हम भी थोड़ा सा लीनियंस के साथ काम करते हैं, मगर जैसे हमें टारगेट भी अचीव करने होते हैं तो हम भी सारी चीजों को मैनेज करते हुए चलते हैं। देखिए हाँ सर। सर वालेकुम असगर साहब, हम एक सेकंड, आप असगर साहब हम ऑलरेडी हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है और आज रिवीजन डे स्पेशली आप लोगों के लिए रखा गया था। और मंडे को हमारी रेगुलर क्लास है, संडे को हमारी एक और रेगुलर क्लास है एससीपी की। तो जाहिर सी बात है आपने उससे पहले ही सबमिट करनी है। जी जनाब, जमील साहब बिल्कुल पूछेगा, सॉरी। सर ये मैम मजबूर का हम कितना टच करेंगे, ये डेप्थ में जाएंगे या बस ऊपर से ओवरव्यू देंगे आप? सॉरी, दोबारा सवाल पूछिएगा। मैम मॉड्यूल जो मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल है वो कितना हम इस पर टच करेंगे, ओवरव्यू देंगे या वैसे डेप्थ में जाके करेंगे हम देखो सर? जमील भाई, फ्रेंकली स्पीकिंग एमएम मॉड्यूल हम नहीं करा रहे। एमएम मॉड्यूल की एक साइकिल होती है, प्रोक्यूपमेंट टू पे। हम वो साइकिल टच नहीं करेंगे, वो पूरी करेंगे, मगर वो सिर्फ एक साइकिल है। ओके थैंक जी जनाब, और एक प्लीज। यू। ये एडवांस एक्सेल का कितने कितने क्लासेस होंगे टोटल इसकी, एडवांस एक्सेल की? यार इसके अंदर एडवांस एक्सेल के अंदर, एक मैं कंफर्म कर लेता हूँ।
वैसे इसमें टॉपिक होते हैं हमारे, और आवर्सली क्लासेस, यानी आवर्स के हिसाब से क्लासेस होती है। इसके अंदर हम ये सारे टॉपिक कवर करा रहे हैं आपको। सारे टॉपिक है। 2 वीक्स, तकरीबन 2 वीक्स की क्लासेस होती है, यानी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, यानी 3 क्लासेस ये हो गई, यानी डेढ़ 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 घंटे की क्लासेस ये हो गई। और अगेन यानी तकरीबन 4:30 4:30 9 से 10 घंटे की क्लासेस होंगी, अगर आवरली लेके जाएं तो। क्योंकि हम जो कोर्स कराते हैं ना, उसमें एक चीज मैं आपको यहाँ पे ऐड करूँ कि हमारे पास तरीका ये होता है, हमने टॉपिक डिलीवर, यानी टॉपिक डिलीवर किया, काम आपने बाद में घर पे करना है। यानी हमने आपको टास्क दे दिया, अब आपने वहां करना है, तो इससे हमारा टाइम बहुत सेव होता है। जो जो 2 वीक्स का मतलब है या 10 घंटे का मतलब है, वो प्योर ट्रेनिंग है, जो बहुत ट्रेनिंग होती है, यानी काफी लंबा टाइम होता है 10 घंटे। क्योंकि अगर हम आपको साथ साथ कह रहे हो आप करें तो वो टाइम वेस्ट होगा, और वो बहुत 10 घंटे कुछ भी नहीं होगी। मगर हम जो 10 घंटे करा रहे हैं वो सिर्फ ट्रेनिंग है। बाकी जो प्रैक्टिस है वो अलग है। अगर हम ट्रेनिंग और प्रैक्टिस को मिलाएं तो इस तरह 3 महीने की एक्सेल की ट्रेनिंग हो जाएगी ये, अगर हम दोनों चीजों को मिलाएं इस तरह ना। क्योंकि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी इंक्लूड ट्रेनिंग का होता है, क्योंकि हमने असाइनमेंट, हमने टास्क दिए होते हैं आपको। जी जनाब, और कोई सवाल प्लीज। चले, ठीक है जनाब, आज के लिए भी इतना लगता है, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। अब आपकी क्लास संडे वाले दिन है, एसएपी के ट्रेनर लेंगे नुमान साहब, संडे को 3 बजे, और मैं आपसे मुलाकात करूंगा मंडे वाले दिन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और ये अरशद कैनी साहब का नंबर नोट कर दें, फर्दर अगर आपने कोई क्लियरिफिकेशन या आपको कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, अपनी क्यूरी को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।